ऑब्जेक्टिव। चलो ठीक है। क्या है कि थ्योरी देख रहे हैं कि बहुत बड़ा आज है। हाँ सही है। हाँ तो शुरू कीजिए, प्रिंसिपल ऑफ कोगुलेशन बताइए। नहीं पता है क्या? नहीं, आप ही बोलिए। प्रिंसिपल ऑफ कोगुलेशन और किसी को नहीं पता है? हम तो लिखे थे एक जगह से। देखिए, प्रिंसिपल ऑफ कोगुलेशन में वही होगा जो लेयर बनता है ना एक, और फिर जीटा पोटेंशियल वगैरह कॉन्सेप्ट इसमें आता है। ये मतलब कहने का मतलब है, देखिए बता देते हैं शुरू से। देखिए, coagulants are chemical added to water to remove the colloidal particles or impurities of raw water and reduce turbidity of water। ये बात तो जान रहे हैं कि जैसे ही हम लोग कोगुलेंट डालेंगे, यानी कोगुलेंट क्या हो गया, एक केमिकल हो गया जिसको वाटर में अगर हम लोग डालते हैं तो कोलाइडल पार्टिकल्स या इम्प्योरिटीज जो है रॉ वाटर का, उसको वो रिड्यूस करेगा। और कहने मतलब साफ साफ की टर्बिडिटी जो है वाटर का ये हो जाएगा, हट जाएगा, मतलब कम जाएगा, हटेगा नहीं। फिर तो ये तो हुआ कि कोगुलेंट, ठीक है। तो यही जो कैसे कोगुलेंट वर्क कर रहा है ना, क्या जो है उसमें फेनोमिना यूज हो रहा है, उसी को कह सकते हैं कि ये प्रिंसिपल उसका है। क्या लिखे हैं वो? आज कुछ नहीं पढ़ पाए हैं। अच्छा कोई बात नहीं। तो देखिए, प्रिंसिपल ऑफ कोगुलेशन कैन बी एक्सप्लेन बाय टू कंसिडरेशन। दो कंसिडरेशन करके हम लोग जो है प्रिंसिपल ऑफ कोगुलेशन को एक्सप्लेन कर सकते हैं। फर्स्ट में क्या है ना, कंसिडरेशन में कि फ्लॉक फॉर्मेशन, और सेकंड क्या है कि इलेक्ट्रिकल चार्जेस। ये दो को कंसीडर करके हम लोग प्रिंसिपल ऑफ कोगुलेशन को एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो फ्लॉक फॉर्मेशन के बारे में बताते हैं। व्हेन अ कोगुलेंट इज एडेड टू वाटर एंड मिक्स्ड थ्रूली अ थिक जिलेटेनियस प्रेसिपिटेट, जिसको फ्लॉक बोलते हैं, वो फॉर्म्ड होगा। यानी कि जैसे ही कोगुलेंट ऐड करते हैं वाटर में और उसको मिक्स करते हैं थ्रूली यानी अच्छे से, तो क्या होता है ना कि एक जिलेटिनियस प्रेसिपिटेट बन जाता है। जिलेटिनियस का मतलब पता है मन? जिलेटिनियस। जेली टाइप का होगा। हाँ ठीक है। अच्छा, अब बताते मतलब हैं। वो होता है ना कि इनसॉल्युबल होता है, उसी को जेलीटियस बोलते हैं। ओ अच्छा। एज फ्लॉक सेटल वाटर में डाउन, तो इनसॉल्युबल ठीक होगा। है। हाँ हाँ ठीक है। तो थिक जिलेटिन प्रेसिपिटेट, जिसको जिसको फ्लॉक भी बोलते हैं, वो फॉर्म्ड हो जाएगा। एज फ्लॉक सेटल डाउन इट अट्रैक्ट एंड ये अट्रैक्ट एंड अरेस्ट द कोलाइडल पार्टिकल। और जैसे जैसे फ्लॉक नीचे सेटल करेगा ना, तो वैसे वैसे और भी पार्टिकल्स को वो अट्रैक्ट करते जाता है। और अट्रैक्ट करेगा तो अरेस्ट भी कर लेगा, उसको पकड़ भी लेगा। और कोलाइडल पार्टिकल्स को क्या करता है, वो सेटल डाउन करवा देता है। ठीक है, कहने मतलब कि बड़ा हो जाता है उसका ये साइज, और उसके बाद बड़ा हो गया तो साइज जिसका बड़ा होगा तो वो नीचे ही आएगा। और ये पहला बता दिया फ्लॉक फॉर्मेशन। और सेकंड है प्रिंसिपल में ना कि इलेक्ट्रिकल चार्जेस के कारण भी होता है। तो देखिए, आयन फ्रॉम फ्लॉक पोजेस पॉजिटिव इलेक्ट्रिक चार्ज। माना गया है कि ये आयन, ये फ्लॉक पोजेस यानी फ्लॉक जो बना ना, उस पर पॉजिटिव चार्ज रहता है। और कोलाइडल पार्टिकल्स जो है उस पर निगेटिवली चार्ज होता है, तो दोनों अट्रैक्ट करे और क्या। और इसलिए फ्लॉक दस अट्रैक्ट कोलाइडल पार्टिकल्स एंड मेक्स देम सेटल डाउन। अब इसी में था एक जीटा पोटेंशियल टाइप का लेयर बनता है, था ना? नहीं याद है क्या? जो एक दिन हाँ पूछा, था तो। हाँ था, बनता। अरे वो पूछे थे एक दिन, क्या नाम है, रोल नंबर 26, संदीप भाई एक दिन पूछे थे नहीं मैम से। हाँ बोलिए ना, तो क्या है। अरे जीटा पोटेंशियल एक तरह का क्या हुआ ना कि वो स्टेबल करवाता है। ठीक है, यानी कि प्रॉपर्टी जो स्टेबल करवाता है ना किसी भी पार्टिकल को, उसको कह सकते हैं कि वो जीटा पोटेंशियल ही है। यानी कहना मतलब न्यूट्रलाइज एक तरह से कह सकते हैं उसको। तो जिसका जितना ज्यादा ये जीटा पोटेंशियल रहेगा ना, वो उतना स्टेबल होता है। तो यही ना हो रहा है यहाँ पे, पॉजिटिव निगेटिव मिल करके एक जीटा पोटेंशियल लेयर बना दे रहा है। और उसको अच्छा से देखना फिगर में, तब पता चलेगा। था लगता है रितु में बनाया हुआ है फिगर। हाँ बनाया है। डिफ्यूज लेयर के हाँ ऊपर में हाँ हाँ। मैंने बता कर्व बनाया है, उसी को इंडिकेट कर रहा है जीटा पोटेंशियल। तो प्रिंसिपल ऑफ कोगुलेशन में वो फिगर हमको लगता है ना कि बना देंगे तो मस्त हो जाएगा नोट। अभी जो बताएं उसमें बोलो, कंफ्यूजन है कुछ तब, या कोई पॉइंट ऐड करना चाहो? नहीं यही सब था। प्रिंसिपल में क्या क्या बताएं? एक फ्लक्चुएशन और दूसरा क्या बोले? नहीं, फ्लोकुलेशन नहीं बताएं, फ्लॉक फॉर्मेशन बताएं। और अच्छा। दूसरा बताएं इलेक्ट्रिकल चार्जेस। दो चीज बताए हैं, फ्लॉक फॉर्मेशन और इलेक्ट्रिकल चार्जेस।
यानी यही दो प्रिंसिपल यूज होता है कोगुलेशन में। ऐसे अभी नेट पे देख रहे हैं ना, तो एक जगह लिखा हुआ है हम्म। कि इन कोगुलेशन भी ऐड अ केमिकल सच एज एलम। हाँ, वो तो एलिमेंट ऐड करते हाँ ही हैं, प्रोसेस में हाँ, वो आएगा। पॉजिटिव चार्ज, जो अभी आप चार्ज वाला बोल रहे थे कि हाँ। न्यूट्रलाइज करता है, जो कि हम्म। पॉजिटिव चार्ज एलम प्रोड्यूस करता है, जो कि न्यूट्रलाइज करता है जो है ना आपके पार्टिकल, उस पर जो नेगेटिव चार्ज है ना, उनको हाँ। न्यूट्रलाइज करता अच्छा, है वही तो मतलब बोले कि फ्लॉक, जो फ्लॉक यानी फ्लॉक कहने का मतलब क्या, जो कोगुलेंट ऐड की उसके कारण तो फ्लॉक बन रहा है। और जो हाँ फ्लॉक हुआ वही। उस पर पॉजिटिव चार्ज होगा, यानी एलम ऐड करें तो एलम होगा, और दूसरा कोगुलेंट यूज करें तो वो भी पॉजिटिव चार्ज ही बनाएगा। और कोलाइडल हाँ पार्टिकल का तो निगेटिव चार्ज होता है। हाँ, तो और इससे मतलब जो छोटा छोटा पार्टिकल होगा वो स्टिक हो जाएगा एक दूसरा से। और ये प्रोसेस तुरंत और नहीं होता, और नीचे जैसे सेटल करते जाता है ना तो उसका और भी बढ़ते जाता है। यानी हाँ सेटलिंग डाउन के दौरान भी बहुत सारे पार्टिकल को अट्रैक्ट करता है वो। अच्छा, और फिर एक हम लोग डिस्कस किए थे जार टेस्ट, तो जार टेस्ट के बारे में ठीक से लगता है डिस्कस नहीं हो पाया था पिछला दिन। बताओ जार टेस्ट के बारे में कुछ और कोई। जार टेस्ट तो हो ही गया था, फिल्ट्रेशन से करिए ना। अरे फिल्ट्रेशन से करोगे, अभी ये हुआ प्रोसेस ऑफ कोगुलेशन हो गया था ना। हाँ हो गया। अच्छा, हम जार टेस्ट के बारे में थोड़ा सा एक्स्ट्रा लिखे हैं, जो कि कीप इन माइंड करके लिखे हैं, कि उसको दिमाग में रखो, ठीक है। ओके। तो और ये कीप इन माइंड जो है ना, आफ्टर सेटिंग, ये सेटलिंग ऑफ फ्लॉक्स के बाद का है चीज, ठीक है। यानी कि सेटलिंग वगैरह कर दियो ना, तो उसके पहले मतलब कि कर रहे हो, ये एक तरह से क्या हुआ, हिट एंड ट्रायल मेथड ही ना है जार टेस्ट। हम लोग को पहले से थोड़ी ना पता है कि कितना ही कोगुलेंट चाहिए, वो तो डिपेंड करेगा कि किस सोर्स से वाटर लिए हैं, वाटर का क्या कंडीशन है, उस हिसाब से। तो देखो इसमें लिखे हैं, वो बताते हैं, नेट से लिखे थे, बहुत अच्छा लगा इसलिए इसको लिख लिए, रहा नहीं गया। अब देखिए, नाउ लुक एट द, पहले यानी कि सेटलिंग हो गया ना फ्लॉक्स का, उसके बाद का प्रोसेस बता रहे हैं। लुक एट द बीकर एंड डिटरमाइन विच वन हैज द बेस्ट रिजल्ट। ठीक है, तो सबसे पहले देखेंगे ना, यानी कि सेटलिंग हो गया जार टेस्ट में, कोगुलेंट ऐड कर दिए, मिक्स विक्स सब कर लिए, उसके बाद देखेंगे कि बेस्ट रिजल्ट कौन दिया। बेस्ट रिजल्ट मतलब समझ रहे हो ना, जो सबसे कम टर्बिड रहेगा उसको देखने का बात कर रहे हैं। अगर है तब तो सही है, वही हो जाएगा, बिल्कुल सही वाला। लेकिन अगर नहीं है वैसा, उसके बाद बता रहे हैं, इफ नो रिजल्ट्स वेर नोटिसेबल, यानी कोई अगर नोटिसेबल नहीं है 6 टेस्ट ये जार में, देन इंक्रीज द डोसेज यूजिंग द, एक टेबल है या हीट एंड ट्रायल उसको बोलो, रिकमेंड करता है उसके हिसाब से, ठीक है। मतलब रिकमेंडेड एक टेबल भी दिया हुआ था, उसके रेफरेंस लेकर के भी हम लोग ऐड कर सकते हैं कोगुलेंट को। फिर अब दो तरह का बात यहाँ पे आता है, अंडर फीडिंग एक आता है, ओवर फीडिंग, दो तरह का बात यहाँ पे बता रहे हैं। अंडर फीडिंग में क्या होता ना है, कि अंडर फीडिंग तब होता है जब सैंपल में क्या होगा ना, कि जब बीकर को देखो तो क्लाउडी दिखेगा, ठीक है। यानी कहने मतलब है कि फ्लॉक फॉर्मेशन हुआ ही नहीं है, और सेटलिंग भी बहुत कम हुआ है, और ये क्लाउडी नजर आ रहा है, मतलब टर्बिडिटी उसका बहुत ज्यादा है, ठीक है। ये हो गया अंडर फीडिंग। और एक है ओवर फीडिंग। ओवर फीडिंग यानी कहने मतलब कि ज्यादा उसमें कोगुलेंट डाला गया तब ना ओवर फीडिंग होगा। तो ज्यादा कोगुलेंट भी डालोगे ना तो फ्लफी फ्लॉक बन जाता है, यानी कि फ्लॉक तो बनता है लेकिन फ्लफी हो जाता है। फ्लफी मतलब समझ रहे हो ना, गद्दा टाइप का जिसको कहते हैं। अच्छा। डे, हाँ, डेंस होता है और वो फ्लफी होता है। तो ये क्या होता है ना, कि फ्लफी होने के कारण ये भी सेटल डाउन नहीं कर पाता है, ठीक है। तो इसका मतलब ये कह सकते हैं कि इट स्टेज इन सस्पेंशन एंड फ्लोट, ठीक है। ये सस्पेंशन में रहेगा और फ्लोट भी करता है, ठीक है। ये दो चीज होता है ना, अंडर फीडिंग और ओवर फीडिंग। उसके बाद देखो, द बीकर दैट लुक्स लाइक इट हैज अप्रोप्रिएट डोसेज ऑफ एलम, ठीक है, will flock that have settled in bottom and water above it relatively clear। अब देखो, अगर जो अच्छे से ये हो गया होगा ना, डोसेज अगर दिए हो गए अप्रोप्रिएट, मान लो कि एलएम डाल रहे हो, तो सारा जो फ्लॉक्स होता है ना वो बॉटम में सेटल्ड हो जाता है। और वाटर जो मतलब कि सेटल्ड हो गया, उसके ऊपर का वाटर देखोगे तो बहुत ज्यादा क्लियर नजर आएगा, रिलेटिवली क्लियर, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे द बेस्ट वे टू डिटरमाइन विच सैंपल इज क्लियरेस्ट, तुम लगता है मैंने इसके बारे में बताया था, कि अगर चेक करना है कि मतलब मान लो कि दो तीन को सैंपल में कंफ्यूज करके कि ज्यादा क्लियर कौन है, नेकेड आई से पता नहीं लग रहा है, तो हम लोग उसका क्या करते हैं ना, कि टर्बिडिटी का चेक भी करते हैं और इन्फॉर्मेशन को ले लेते हैं, ठीक है। इसके लिए क्या करते हैं ना, कि एक पिपेट ट्यूब होता है, टेस्ट ट्यूब टाइप का ही होता होगा पिपेट ट्यूब भी। उससे हम लोग क्या करते हैं ना, है कि बिना मतलब कि उसको डिस्टर्ब किए हुए सैंपल को ऊपर से टॉप से लेते हैं, हर एक बीकर के टॉप से क्या ले लेते हैं, सैंपल की तरह ले लेंगे और उसका टर्बिडिटी चेक कर लेंगे, ठीक है।
पता चल जाएगा कि कौन सबसे बेस्ट है। और जिसमें सबसे बेस्ट मिलेगा वही हमारा क्या होगा, ऑप्टिमम। बताओ, ऑप्टिमम कोगुलेंट का ये होगा मात्रा। ठीक है। चीज और था यार, तुमको बताते हैं। जार टेस्ट में ही। अरे यार, एक कॉल कर दिया था यार। बताएं जो सुने। टेम्परेचर, पीएच वैल्यू और टर्बिडिटी और अल्कलिनिटी रॉ वाटर का हम लोग पहले ही ले लेते हैं, सैंपल लेते टाइम ही। अब आगे बताइए, जार टेस्ट में इतना ही लिखे थे हम। रिकॉर्ड कर रहे हो? हाँ, रिकॉर्ड तो हो रहा है। ये हुआ ना, प्रोसेस ऑफ कोगुलेशन तो पता ही है सबको। पिछले दिन हम लोग डिस्कस कर लिए थे इसके बारे में, लेकिन लगता है कि ऊपर ऊपर डिस्कस किए थे। इसमें 4 तरह का प्रोसेस होता है। प्रोसेस ऑफ कोगुलेशन क्या क्या लिखे हैं आप लोग बताइए, उसके बाद हम बताते हैं फिर। अरे प्रोसेस कोई में नहीं लिखा है कहाँ कुछ। प्रोसेस मैम के नोट्स प्रोसेस, में कुछ तो नहीं था, खाली टाइप ऑफ कोगुलेशन था बस। यही तो प्रोसेस नहीं बात है था। मैम, डिजाइनिंग प्रोसेस में क्या होगा ना कि वो जो पूरा कोलाइडल पार्टिकल्स जो जिसको डिफिकल्ट होता है रिमूव करना, उसको रिमूव करने का जो पूरा होल प्रोसेस है ना, वो छोटा सा प्रोसेस नहीं है, काफी बड़ा प्रोसेस ये है। तो इसके लिए बहुत तरह का टैंक वगैरह रहता है बनाया हुआ, उसमें ये होता है। नहीं लिखे हैं इसके बारे में, बता दें कुछ। डिटेल में बताइए। डिटेल अच्छा से बताइए ठीक हल्का। है। अच्छा ठीक है, बताते हैं। प्रोसेस ऑफ कोगुलेशन, वो प्रिंसिपल तो समझ गए ना, दो था, एक फ्लॉक था और एक दूसरा हाँ, क्या था। फ्लॉक फॉर इलेक्ट्रिक चार्ज। हाँ, इलेक्ट्रिक चार्ज का जो फॉर्मेशन, 2 तरह का उसमें होता है चीज। प्रोसेस ऑफ कोगुलेशन बताते हैं। पहले थोड़ा सा इंट्रोडक्शन में देखिए क्या लिखे हैं। वाटर कंटेन्स मेनी इम्प्योरिटीज और कोलाइडल पार्टिकल्स विच आर वेरी डिफिकल्ट टू रिमूव। ये तो समझ रहे हैं कि वाटर में बहुत तरह का इम्प्योरिटीज होता है, यानी कोलाइडल पार्टिकल होता है जिसको बहुत ही डिफिकल्ट होता है ऐसे ही रिमूव करना, यानी सेडिमेंटेशन करके रिमूव करना बहुत मुश्किल होता है। एज ए रिजल्ट ऑफ दिस टर्बिडिटी ऑफ वाटर इंक्रीजेज। अब जाहिर सी बात है कि बहुत सारे इम्प्योरिटीज रहेगा तो उसका टर्बिडिटी भी बढ़ जाएगा। तो कोगुलेंट्स जैसे कि मोस्ट जो फेमस वो बता रहे हैं, एलम हो गया और फेरस सल्फेट। और कभी कभी तो हम लोग लाइम का भी ऐड करते हैं इसमें, मतलब मिला करके। तो एलम या फेरस सल्फेट का हम लोग जनरली ऐड करते हैं वाटर में, ठीक है। फिर क्या है ना कि इन दिस प्रोसेस फर्स्ट कोगुलेंट्स आर मिक्स्ड इन वाटर टू प्रोड्यूस रिक्वायर्ड प्रेसिपिटेट, ठीक है। सबसे पहले क्या करते हैं ना कि कोगुलेंट्स को हम लोग वाटर में अच्छे तरीके से मिला लेते हैं ताकि प्रेसिपिटेट ये जम जाए नीचे, समझ रहे हैं ना। और द वाटर इज सेंट टू द सेडिमेंटेशन टैंक, और उसके बाद जैसे ही मतलब कि प्रेसिपिटेट बनना शुरू अभी नहीं हुआ है अच्छा से, लेकिन उसी टाइम उसको क्या कर देते हैं ना कि सेडिमेंटेशन टैंक में भेज देते हैं। और उसके बाद मिक्सिंग बेसिन, या सेडिमेंटेशन टैंक को ही एक और नाम है मिक्सिंग मिक्सिंग बेसिन भी। वहाँ क्या होता है ना कि सेडिमेंटेशन ऑफ फाइन एंड कोलाइडल पार्टिकल टेक प्लेस, आराम से वहाँ मतलब सेटल डाउन करने के लिए रहने देते हैं वहाँ पे। और उसके बाद क्या करेंगे, फिर प्रेसिपिटेशन को हटा देंगे, प्रेसिपिटेशन जो नीचे बैठा है उसको। तो ये पूरा जो प्रोसेस हुआ ना, उसको कहते हैं प्रोसेस ऑफ कोगुलेशन। अब ये तो इंट्रोडक्शन सिर्फ था, लगता है इतना ही हम लोग डिस्कस किए थे पिछले दिन। अब इसका 4 प्रोसेस होता है, एक होता है फीडिंग, दूसरा मिक्सिंग, तीसरा फ्लोकुलेशन, और चौथा है क्लैरिफिकेशन जिसको सेडिमेंटेशन बोलते हैं। समझ रहे हैं। तो फीडिंग के बारे में बताइए, किसी को पता है तो। अरे अमन, तुम तो फॉलो कर रहे थे निराली पब्लिकेशन। अरे नहीं लिखे हैं हम कोगुलेशन ये सब छोड़ दिए हैं अभी। अच्छा ठीक ठीक है, हम बता देते हैं, नोट कर लेना। देखिए, फीडिंग कहने का मतलब क्या हुआ, चारा डालना हुआ ना, तो जो हम लोग कोगुलेंट डाल रहे हैं उसको फीडिंग बोलते हैं। तो फीडिंग हम लोग 2 तरीके से कर सकते हैं, एक तो हम लोग पाउडर फॉर्म में डाल दें उसको, यानी ड्राई फीडिंग जिसको कहेंगे। और दूसरा है वेट फीडिंग, यानी कि सॉल्यूशन बना करके वो कोगुलेंट का सॉल्यूशन डालेंगे। 2 तरह से हम लोग फीड कर सकते हैं। जैसे कि ये क्या बोलते हैं, वैक्सीनेशन जो लग रहा है ना कोरोना वाला, तो हम लोग को अभी क्या सॉल्यूशन में दिया जा रहा है, और सुनने में आया है कि एक पाउडर फॉर्म में भी आ रहा है ये कोरोना का वैक्सीन, उसको घोलिए पानी में और सीधे पी जाइए। तो ड्राई फीडिंग हुआ। और वेट फीडिंग तो हम लोग करवा ही लिए। तो देखिए, बताते हैं ड्राई फीडिंग के बारे में। पाउडर्ड केमिकल या कोगुलेंट इज मिक्सिंग विद द हेल्प ऑफ मैकेनिज्म। तो ये ड्राई फीडिंग में क्या करते हैं ना कि पाउडर तरह का केमिकल या कोगुलेंट जिसको बोलो,
उसको हम लोग मिक्स करते हैं। एक मैकेनिज्म होता है, मैकेनिज्म अब देखो टूथेड व्हील भी हो सकता है, हेलिकल स्क्रू होता है। इसका डायग्राम वगैरह बहुत लेंदी था इसलिए नहीं बताए हैं, और बहुत शॉर्ट में लिख दिए ये ड्राई फिटिंग वाला। यानी ऐसे समझो ना कि ये आटा पिसवाने वाला जो होता ना है, ऊपर में आटा नहीं, गेहूं पिसवाने वाला जो मशीन होता है, उसके ऊपर में देखे हुए कि एक हेलिकल टाइप का रहता ना है, कौन कौन टाइप का। तो हाँ उसी तरीके से ड्राई फीडिंग भी रहता है। उसी में हम लोग केमिकल को डाल देते हैं, और मशीन मैकेनिज्म से ऑटोमेटिकली मतलब जितना अमाउंट चाहिए ना उतना अमाउंट में उसमें डालते रहते हैं, मतलब ऑटोमेटिक वो चलते रहता है। और वेट फीडिंग तो समझ ही रहे हो कि सॉल्यूशन ऑफ कोगुलेंट होगा जो रिक्वायर्ड स्ट्रेंथ का चाहिए हम लोग को। रिक्वायर्ड स्ट्रेंथ, रिक्वायर्ड कंसंट्रेशन बोलो एक ही बात है। इज मेड एंड स्टोर इन द टैंक, और उसको टैंक में एक स्टोर कर लेंगे, ठीक है। और सॉल्यूशन ऑफ जो ये कोगुलेंट हुआ ना उसको फीड करेंगे मिक्स्ड चैनल, यानी कि चैनल मान लो कि दो तरह का इसमें फिगर था, एक कोनिकल प्लग टाइप का था और एक एडजस्टेबल वियर टाइप का था। तो क्या करते हैं ना कि एक तरफ से पानी आता है और दूसरा तरफ से कोगुलेंट का सॉल्यूशन, और दोनों एक बैफल वॉल जैसा ही बना देते हैं जो कि नैरो होता है, और दोनों को फ्लो करवाएंगे साथ में ना, तो इंटरमिक्स हो जाता है, और उसके बाद आगे जा करके सेडिमेंटेशन टैंक में जाता है। तो ये था फीडिंग। फीडिंग में कहने का मतलब क्या हुआ कि केमिकल को सिर्फ डाल रहे हैं। दूसरा प्रोसेस है मिक्सिंग, है बहुत डिटेल में हम लिख दिए हैं, लेकिन एग्जाम इसको शॉर्ट में लिखेंगे। मिक्सिंग में बता रहे हैं, इन द ऑर्डर टू फॉर्म कंप्लीट डिस्पर्सन ऑफ द एडेड कोगुलेंट इनटू इंटायर मास ऑफ द वाटर मिक्सिंग डिवाइसेज आर रिक्वायर्ड। यानी कहने का मतलब जो तुम मिलाए हो कोगुलेंट उसको डिस्पर्सन फेज में ला देना है, यानी कि बहुत अच्छे तरीके से मिक्स कर देना है, थ्रूली मिक्स करना है। तो हम लोग को मिक्सिंग करना होगा, ठीक है, और मिक्सिंग डिवाइसेस का यूज करना होगा। अब देखो यहाँ पे वायलेंट एगिटेशन लिखे हैं। एगिटेशन का मतलब बताए थे हम पिछले दिन, बताओ क्या बताए थे? क्या बताए थे? बता रहा था, निकाह का था। क्या कर रहा था बताओ? अरे वो उधर हल्ला कर रहा है। अच्छा, एगिटेशन फिर से बताते हैं। एगिटेशन बताए थे ना कि एक पाइप होता है, मतलब कि जिसको परफोरेटेड बोल सकते हो। उसमें क्या करते हैं ना कि लो प्रेशर पे ये सप्लाई करते हैं ऑक्सीजन का, या समझो कि एयर का, उसको एगिटेशन लगता है बताए थे। तो ऐसे समझो ना कि ये एगिटेशन मतलब एक तरह से समझ लो कि वो जो पूरा प्रोसेस हम लोग क्या मिल रहा है कि एक तरह का मिक्सचर ही तो बन रहा था, वो ऑक्सीजन का डिमांड जो बढ़ रहा था। लेकिन यहाँ पे एगिटेशन का मतलब थोड़ा अलग हो सकता है, क्योंकि बोल रहा है ना इसमें कि वाटर कैन बी अचीव्ड बाय यूजिंग मिक्सिंग डिवाइस लाइक कंप्रेस्ड एयर। तो एगिटेशन अगर अच्छे से होना है तो कंप्रेस्ड एयर का यूज करना होगा, या सेंट्रीफ्यूगल पंप्स का यूज करना होगा, या मिक्सिंग बेसिन का भी यूज कर सकते हैं हम लोग। ये पूरा मिक्सिंग का प्रोसेस बता रहे हैं। कंप्रेस्ड एयर तो समझ ही रहे हो कि कंप्रेस एयर के द्वारा हम लोग क्या करेंगे, मिक्स करेंगे। यानी समझो ना कि इसको मिक्सिंग ही करना सिर्फ है। और सेंट्रीफ्यूगल पंप तो एक पंप लगा देंगे, वही मिक्स करेगा। और शॉर्ट में थोड़ा बता दे रहे हैं अब। और मिक्सिंग चैनल विथ फ्लूम, जो स्टार्टिंग में बताए थे ना कि एक तरफ से रॉ वाटर आएगा और दूसरा तरफ से कोगुलेंट का सॉल्यूशन, तो वही है मिक्सिंग चैनल विथ फ्लूम, इसको बोलते हैं। हाँ ठीक है। ये पूरा हो गया मिक्सिंग का, ठीक है। अभी मिक्सिंग खत्म नहीं हुआ है यार, दो टाइप का और लिखे हैं। मिक्सिंग बेसिन विथ बैफल वॉल। बैफल वॉल भी बना सकते हैं हम लोग बीच बीच में, जैसे फिश लैडर था ना, बिल्कुल वैसा ही होता है मिक्सिंग हाँ बेसिन। समझ रहे हैं समझ रहे हाँ हाँ, वैसा ही होता है। मतलब एक तरफ से इनलेट, मतलब जैसे ही ये अच्छा से मिक्स हो जाता है बैफल वॉल के कारण, क्या है कि जिगजैग मोशन में इधर उधर चलता है ना, तो अच्छा से मिक्स हो जाता है उसमें, ठीक है। उसी में लिखे हैं कि मिक्सिंग बेसिन विथ बैफल वॉल जो है ना, तो वॉल का प्लेसमेंट के अनुसार दो टाइप का है, एक राउंड इंड टाइप और एक है ओवर इंड टाइप। ये सब देख लेना था उस बुक में। और एक और है ना कि मैकेनिकल डिवाइस से भी हम लोग मिक्सिंग कर सकते हैं। मैकेनिकल डिवाइस वाला बहुत देखे होगे, जार टेस्ट में हम लोग मैकेनिकल डिवाइस से ही मिक्स करते हैं, ठीक है। तो वैसा ही अगर बड़े, यानी कहने का मतलब है कि ट्रीटमेंट प्लांट में यूज करना है, तो हम लोग मिक्सिंग, वो तो टेस्ट था तो छोटा सा हम लोग लगाए थे ना पैडल। तो यहाँ अगर बड़े पैमाने पे करना है ना, तो मैकेनिकल डिवाइस को थोड़ा बड़ा रखना होगा और पूरा टंकी में उसको लगा देंगे, और क्या। तो बिल्कुल वैसा ही है ये मैकेनिकल डिवाइस जो बता रहे हैं मिक्सिंग। अब है थर्ड प्रोसेस। ये सब चल रहा है क्या, किसका ये बात बता रहे हैं सारा? प्रोसेस ऑफ हैं। कोगुलेशन। अच्छा लेकिन हाँ, प्रोसेस ऑफ कोगुलेशन। अब है फ्लोकुलेशन। इसी में प्रोसेस ऑफ कोगुलेशन में ही एक टर्म है, और मतलब कि एक स्टेप बता सकते हैं इसको कि फ्लोकुलेशन है। तो फ्लोकुलेशन लैटिन वर्ड फ्लोक्योर से लिया गया है, जिसका मतलब होता है फॉर्म अ फ्लॉक, यानी फ्लॉक का फॉर्मेशन। तो इसके बारे में बताते हैं। फ्लोकुलेशन इज, ये क्या लिखे हैं, स्टिमुलेशन बाय मैकेनिकल मींस एल्गोमरेट, क्या लिखे हैं, डिस्टेबलाइज पार्टिकल इनटू कॉम्पैक्ट फास्ट सेट लेवल पार्टिकल्स और फ्लॉक। कहने मतलब है ना कि ये फ्लोकुलेशन में क्या करते हैं ना कि एक मैकेनिकल डिवाइस होता है,
जिससे कि हम लोग क्या करते हैं, एग्लोमरेट करते हैं। एग्लोमरेट का मतलब देख लेना, एग्लोमरेट करने मतलब कि बड़ा बड़ा पार्टिकल से बनना होता है, यानी कॉम्पैक्ट पार्टिकल वो होता है, ठीक है। तो कॉम्पैक्ट पार्टिकल होगा तो मूवमेंट से वो टूटेगा भी नहीं, और वो जल्दी सेटल करेगा, कॉम्पैक्ट हो जाएगा, बड़ा बन जाएगा। तो वही पार्टिकल जो है वो सेटल डाउन करता है ना, उसी को फ्लोकुलेशन बोलते हैं। अब फ्लोकुलेशन इज अ जेंटल एगिटेशन कॉजिंग वेलोसिटी। अब जैसे ही फ्लोकुलेशन के प्रोसेस में होगा ना, तो हम लोग जो मूवमेंट वूवमेंट अगर पहले से करवा भी रहे थे, तो उसका वेलोसिटी क्या होना चाहिए, कम रखोगे तभी ना सेटल करेगा या नीचे आएगा। तो क्या करते हैं ना, नहीं तो फिर वो तो घूमते ही रह जाएगा, ऊपर में नीचे होते रहेगा, अगर फास्ट मोशन दे दोगे तब। तो जेंटल एगिटेशन करवाते हैं बिल्कुल स्लो में, और जिससे क्या होता है ना कि वेलोसिटी जो ग्रेडियंट है, या कहो कि सिर्फ वेलोसिटी, वो कोगुलेटेड वाटर का क्या होता है कि ये कम कर देते हैं। तो उससे क्या होता है ना कि फोर्सिंग डीस्टेबलाइज्ड पार्टिकल, यानी डीस्टेबलाइज्ड पार्टिकल, यहाँ पे इसका फ्लॉक जो पूरा बन गया ना, उसको बोल रहे हैं डीस्टेबलाइज्ड पार्टिकल्स। तो ये क्या होता है कि एक साथ आ करके और बड़ा पार्टिकल बन के और धीरे धीरे नीचे सेटल करने लगता है, ठीक है। दिस प्रोसेस इज कैरीड आउट इन बेसिन और टैंक। और ये जो पूरा प्रोसेस है ना फ्लोकुलेशन का, ऐसे तो पूरा ये प्रोसेस ऑफ कोगुलेशन एक टैंक, सब अलग अलग टैंक में ही होता है। तो इसको कैरीड करते हैं, बेसिन में कर सकते हो या टैंक जिसको बोल रहे हैं। तो उस टैंक का नाम हम लोग क्या रखें, तो फ्लोकुलेशन बेसिन रखे हैं, या फ्लोकुलेशन टैंक उसको बोल सकते हो। वही बात आगे भी लिखे हैं कि स्लो मिक्सिंग करते हैं, इसमें रिवॉल्विंग पैडल्स होता है, यानी कहने मतलब कि ड्यूरिंग विच ग्रोथ ऑफ फ्लॉक्स टेक प्लेस। अब एक है डिवाइस, यानी कि मैकेनिकल लगा हुआ, वो धीरे धीरे उस पैडल घूमते रहता है, और फ्लॉक जो है वो नीचे सेटल होते रहेगा। अच्छा ये था कुंदन फ्लॉक। जी, हाँ बताइए। फ्लक्चुएशन तो खुद खुद ना होगा, वो तो करवाएंगे थोड़ी है उसको। नहीं नहीं। फ्लक्चुएशन का मतलब ये होता है फॉर्मेशन ऑफ लार्ज साइज पार्टिकल ड्यू टू एडिशन ऑफ केमिकल या हाँ तो फ्लॉकुलेंट। इसमें तो, हाँ तो हम कहाँ कुछ अलग बोल रहे हैं, हम तो बोले कि इसमें पैडल एक रहता है जो बिल्कुल धीरे धीरे घूमता है। और फ्लोकुलेशन नहीं ना करवाएंगे तो वो जल्दी नहीं होगा, खुद से थोड़ी ना होता है। जैसे कि फ्लोकुलेशन करवाने का मतलब थोड़ा सा मूवमेंट उसको दे रहे हैं, थोड़ा सा मूवमेंट दीजिएगा तो क्या होगा कि वो और नजदीक नजदीक पार्टिकल के पास जाएगा और बड़ा फ्लॉक और बनाने लगेगा। अच्छा अच्छा। और ये जो हम लोग पूरा पढ़ रहे हैं प्रोसेस ऑफ कोगुलेशन पढ़ रहे हैं, प्रोसेस ऑफ फ्लोकुलेशन थोड़ी ना पढ़ रहे हैं। हाँ, कोगुलेशन ना पढ़ रहे हैं हम लोग। प्रोसेस ऑफ कोगुलेशन। अच्छा लास्ट में हाँ। क्लेरिफिकेशन है। क्लैरिफिकेशन मतलब तो समझ ही रहे हैं कि सेडिमेंटेशन करवाते हैं इसमें। तो जब फ्लोकुलेशन हो जाता है ना है, तो उसको एक बेसिन में एडमिट करवा देते हैं पूरा वाटर को, ठीक है। अब उसमें क्या होता है ना कि सेटलिंग बेसिन जिसको बोलते हैं, उसी में सेटल करता है। अब वो तो डिपेंड करेगा कि कितना ये डिटेंशन टाइम है, वाटर के टाइप पे भी डिपेंड करता है। ऐसे डिटेंशन टाइम 2 to 3 आवर्स जो है ना, वो ये क्या लिया जाता है। ऐसे 4 से 8 भी पढ़े होंगे प्लेन सेडिमेंटेशन में, लेकिन 2 से 3 आवर ही हम लोग लेते हैं। तो इस प्रोसेस में पूरा क्या होता है ना कि फ्लोकुलेशन जो हुआ ना, फ्लोकुलेशन आराम से सेटल डाउन कर जाता है, और एक स्लज का फॉर्मेशन इसमें हो जाता है, ठीक है। अब स्लज का फॉर्मेशन हो गया ना, तो उसको हम लोग स्लज क्या होता है? स्लज मतलब वेस्ट कहिए ना उसको, यानी नीचे जो सेटल डाउन हुआ ना उसको। अब क्या करते हैं ना हम लोग कि क्लियर वाटर जो ऊपर में तो क्लियर वाटर रहेगा, उसको आउटलेट के द्वारा, आउटलेट का एक अरेंजमेंट रहता है, उससे हम लोग फिल्ट्रेशन प्रोसेस के लिए आगे भेज देते हैं। अगर जरूरत है फिल्ट्रेशन का तो आगे फर्दर प्यूरिफिकेशन के लिए भेज देंगे। तो ये पूरा जो प्रोसेस बताया ना 4 स्टेप में, फेडिंग मतलब फीडिंग, मिक्सिंग, फ्लोकुलेशन और क्लेरिफिकेशन। क्लेरिफिकेशन का ही दूसरा नाम सेडिमेंटेशन है। ये पूरा आएगा प्रोसेस ऑफ कोगुलेशन में, समझ गए। चलिए अब आगे डिस्कस को बढ़ाइए। सेडिमेंटेशन टैंक का टाइप था लगता है कि आगे। सेडिमेंटेशन टैंक का टाइप बताओ मन। अरे कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी हो लो, मेरा मुख मुंह दुख जाता है बताते बताते। इतना सारा लिखने के लिए कौन बोला था? इतना सारा क्या है बे। अच्छा आप अच्छा, बताओ। सेडिमेंटेशन टैंक वही ना था, फिल एंड ड्रॉ टाइप वाला। पहले सेडिमेंटेशन टैंक बताओ ना। अच्छा, सेडिमेंटेशन टैंक को डिवाइड करते हैं पहले नेचर ऑफ वर्किंग के अकॉर्डिंग 2 टाइप में। पहला था हाँ फिल एंड ड्रॉ टाइप, और दूसरा है कंटिन्यूअस फ्लो टाइप। हाँ फिल बिल्कुल। एंड और फिर ऐसे शेप के अकॉर्डिंग हो गया, स्क्वायर, रेक्टेंगल, सर्कुलर। फिर डायरेक्शन ऑफ फ्लो के अकॉर्डिंग भी था, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल। तो मेनली बताएं, यही याद रखना है नेचर ऑफ वर्किंग वाला। तो पहला है फिल एंड ड्रॉ टाइप, इसको एक और नाम था क्विसेंट करके कुछ था। हाँ रुको यार, क्विसेंट टैंक था। कॉपी फिक्स्ड खोल टैंक भी था लूंगा। बे, 3 तरह का था, 3 गो नाम था इसका।
मतलब ये जो लिखे ये वाला तो इसमें क्या करते हैं ना फाइबर कि ये लिखे ना इसमें मेनली यही है कि जब हमको जो वाटर को करना है उसको इसमें डालो, 24 घंटा के लिए रखो। जब सॉलिड सेटल डाउन कर गया, ऊपर से पानी निकालो और आउटलेट ऊपर रहता है, उससे पानी निकालो और उसके बाद फिर टंकी को साफ करो। तो वही है, इन ऑर्डर टू क्लीन द टैंक, द प्रोसेस ऑफ क्लीनिंग 6 से 12 घंटा इसका क्लीनिंग टाइम है। और फिर क्लीनिंग करने के बाद और जो प्रोसेस है इसको टोटल मिला के 30 से 36 घंटा टाइम लगता है, इसलिए ये अब ज्यादा यूज नहीं होता है ठीक है। और अच्छा, फिर इसमें हम कंटिन्यूस इंटरमीडिएट बोलिए। टाइप ऑफ टैंक इसको लिखे हैं। लिखे हैं तो ज्यादा कहाँ से लिखे हैं ये बताइए पहले। नया लगता है उसी पे से लिखे हैं, निराली पब्लिकेशन में। इसी को ना क्विसेंट तुम बोल रहे हो? क्विसेंट एंड फिल एंड ड्रॉ दोनों एक ही हाँ नाम था, हाँ मैम हाँ बताई थी। हाँ, इसी का नाम है। हाँ। इस में ज्यादा डिटेल में नहीं घुस सकते हैं। और फिर दूसरा है कंटिन्यूअस फ्लो टाइप। इसमें इसका मेन प्रिंसिपल यही है ना कि उसमें क्या था कि वाटर को रेस्ट में रखेंगे तब सेटल करेगा, और कंटिन्यूअस में वो नहीं करते हैं क्योंकि रेस्ट में रखने पर बहुत टाइम बर्बाद हो रहा था। तो इसलिए इसमें सिर्फ बताया वेलोसिटी ऑफ फ्लो को कम कर देते हैं जिससे कि सेटल डाउन भी होते रहेगा और मेरा जल्दी भी हो जाएगा। तो इसलिए वो ज्यादा एफिशिएंसी तो इससे कम ही देगा, लेकिन इसका टाइम पीरियड भी कम होगा। और इसका प्रिंसिपल वही था। और इसमें एजम्पशन एक लिखा हुआ था कि पार्टिकल इज सेड टू बी रिमूव्ड इफ इट रीचेज द बॉटम ऑफ द टैंक। बॉटम में पहुंच गया तो मान लो कि मेरा सेटल डाउन हो गया। और कुछ तो नहीं था, बस एक और यही है, होता है, फ्लो एक और वेलोसिटी होता इसमें है, कम करेंगे और इसमें रिड्यूस करेंगे। दो एजम्पशन और होता क्या है था? इसका। एक और साइड होता है ना कि और नीचे जाने वाला वेलोसिटी हॉरिजॉन्टल जो कंपोनेंट लग रहा है उसके वेलोसिटी से ज्यादा होना चाहिए। तब ये मतलब जिस अगर हाँ ज्यादा हो हाँ बिल्कुल, गया जो हाँ ये किया पॉइंट जाता था। है। हाँ, ऐसे ही अच्छा, ध्यान ऐड कर दूंगी। वीडियो देखे थे तो याद था। अब देखो, कंटिन्यूअस वाला दो टाइप का था, एक हॉरिजॉन्टल फ्लो टाइप और एक वर्टिकल फ्लो टाइप। हॉरिजॉन्टल वाला में जो मेरा ये है, जो डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ वाटर रहेगा वो हॉरिजॉन्टल रहेगा। ये टैंक जनरली रेक्टेंगुलर और सर्कुलर रहेगा। और वर्टिकल वाला में था, इसका जो बॉटम है वो ऊपर रहेगा और जो वाटर ट्रेवल्स करता है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन की ओर करता है। और कोई पॉइंट है क्या? पॉइंट नहीं है, लेकिन शेप वाला बताया ना, रेक्टेंगुलर और सर्कुलर। हाँ तो रेक्टेंगुलर तो बता दिए तुम। ये मतलब क्विसेंट बताया ना, वो जनरली रेक्टेंगुलर ही बनाया जाता है। और हाँ, वो दूसरा, भी जनरली रेक्टेंगुलर हाँ, होता है। और कंटिन्यूअस बताया। और सर्कुलर टैंक में क्या होता है ना, उसका प्लान जो होता है वो सर्कुलर होगा, ठीक है। तो सर्कुलर टैंक भी दो तरह से बनाया जाता है। अब नॉइज किसका आ रहा है? रुको, माइक ऑफ। ठीक है, बता रहे हैं। सर्कुलर टैंक भी दो तरह का बनाया जाता है। एक रेडियल फ्लो, यानी कहने मतलब कि रेडियली फ्लो करेगा वाटर। और दूसरा है ना कि सरकमफेरेंशियल। तो दूसरा जो होता है वो सरकमफेरेंशियल फ्लो करता है। तो वही है, रेडियली वाला का कंस्ट्रक्शन इस तरीके से बनाते ना है, ताकि मान लो ना कि बिल्कुल सेंटर के पास से ही पाइप जाएगा। तो क्या होगा कि सेंटर के पास से जा रहा है तो रेडियली वो फ्लो कर रहा है ना टैंक में। और सरकमफेरेंशियल कहने का मतलब है कि सरकमफेरेंस की तरफ से ही आता है पानी का एंट्रेंस। तो इसलिए उसको सरकमफेरेंशियल बोले हैं। अच्छा, इसको हम छाटते गए थे, हमको लगा इसमें ओवरडोज होगा। इसमें एक overdose पॉइंट तो है। और था हाँ बताइए। कि सर्कुलर सेडिमेंटेशन टैंक को वहाँ सुटेबल होता है जहाँ पर स्पेस कम हो, कम बिल्कुल, ही स्पेस स्पेस में जहाँ हो कम जाता हो। है। हम्म। और फिर एक पॉइंट और रिड्यूस वर्टिकल वेलोसिटी। वर्टिकल वेलोसिटी को रिड्यूस करते हैं इसमें सर्कुलर अच्छा, टैंक में। और उसमें था कि हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी को रिड्यूस कर देते हैं रेक्टेंगुलर वाला में। जो सरकमफेरेंशियल बताया वो तो हॉरिजॉन्टल फ्लो टाइप में आ जाएगा ना। सरकमफेरेंशियल वाला हाँ हॉरिजॉन्टल में ही आएगा। रेक्टेंगुलर और सर्कुलर दोनों ही हॉरिजॉन्टल फ्लो टाइप का है। और रेडियल एक दो फ्लो पॉइंट भी ये इसी था में ना आना चाहिए। हाँ कि बताओ। एफिशिएंसी जो होता है वो डेप्थ ऑफ टैंक से इंडिपेंडेंट होता है। हाँ वो तो था ही, वो तो पिछले ही दिन हम लोग डिस्कस किए थे। और एक था, अच्छा ये बताओ हमको, सरफेस ओवरफ्लो वेलोसिटी क्या होता है?
सरफेस पे ओवरफ्लो वेलोसिटी वही था ना कि कितना स्पीड से जो जा रहा था, कितना स्पीड से हम लोग बिल्कुल फ्लो करवाएंगे, वही ना था वो। ये मेरा डिजाइन था। डिजाइन का मतलब कि जो सबसे स्लोएस्ट सेटलिंग पार्टिकल होगा वो भी 100% रिमूव हो जाएगा। उस टाइम जो वेलोसिटी हम रखे थे वो था सरफेस ओवरफ्लो वेलोसिटी। उस दिन में तुम लोग गलत बताया था। अच्छा ठीक है, ऐसा चीजें तो मुझे समझिए ना फिर से। अच्छा क्या? वर्टिकल वाला बताओ थोड़ा सा, होपर बॉटम टैंक। अरे हॉपर बॉटम टैंक बताया ना कि वर्टिकल टाइप का है, तो उसको ऐसा ही छोड़ दिए बंडे, उसके बारे में कुछ बताओगे? बताते हैं हमें। हॉपर बॉटम टैंक जैसा कि बताया कि वर्टिकल फ्लो टैंक इसको बोल सकते हैं, यानी कि दीज आर वर्टिकल फ्लो टैंक। तो इसको वर्टिकल फ्लो टैंक इसीलिए बोल रहे हैं क्योंकि क्या होता है ना, अरे यार नॉइज आ रहा है। भैया का भी डिस्कशन चल रहा है यहीं पे। अच्छा तो और दूर हट जाना पे। अब अच्छा उठने बता का रहे मन नहीं है। हैं, ठीक है मत उठ कुंभकर्ण। तो हॉपर बॉटम टैंक बता दिए कि ये वर्टिकल टाइप का होता है टैंक। वर्टिकल इसको इसीलिए बोलते हैं ना क्योंकि इसमें क्या होता है ना कि वाटर फ्लो करता है अपवर्ड और डाउनवर्ड इस टैंक में, ठीक है। तो वाटर इंटर करेगा इसमें, मान लीजिए कि ऊपर से इसको डाल रहे हैं पानी को, ठीक है। तो ऊपर से जो जिस टैंक में पानी डाल रहे हैं ना उसको पूरा बोलते हैं डिफ्लेक्टर बॉक्स, एक तरह का। डिफ्लेक्टर बॉक्स बहुत तरह का, मतलब जिगजैग टाइप का देख रहे थे कम्बिनेशन है, तो हमको लग रहा था कि ट्रस जैसा सेटअप बनाया हुआ है, ट्रस जैसा बिल्कुल। तो इसमें क्या होता है ना कि सस्पेंडेड पार्टिकल्स हैविंग अ स्पेसिफिक ग्रेविटी मोर देन वन, मतलब वैसा सस्पेंडेड पार्टिकल जिसका स्पेसिफिक ग्रेविटी एक से ज्यादा हो गया है, तो वाटर को फॉलो नहीं करता है। वो क्या होता है ना कि बॉटम में ये सेटल डाउन कर जाता है, और इसी में लगा हुआ होता है रॉ ऑफ डिसेंटिंग चैनल लगा हुआ होता है, जो कि ऊपर में लगा हुआ होता है। तो वो ऊपर यानी कि डिसेंटिंग चैनल के द्वारा हमारा क्लियर वाटर जो है ना वो बाहर आ जाता है, और ये सेटल्ड हो जाता है नीचे में बॉटम पार्टिकल्स। तो उसको भी निकालते जाते हैं और क्लियर वाटर को भी ऊपर से लेते जाते हैं। तो ये तभी प्रोसेस यानी कि हॉपर बॉटम टैंक का वही यूज करेंगे ना जहाँ सेडिमेंटेशन और विथ कोगुलेशन यानी दोनों प्रोसेस साथ में करना हो, वहाँ करेंगे ये वाला। इसका पिक्चर नहीं बनाया है। अब आइए फिल्ट्रेशन में। अमन जी आप क्या बोले थे सरफेस वेलोसिटी के बारे में? यही बोले थे ना कि जो सरफेस ओवरफ्लो था ना, सरफेस ओवरफ्लो वेलोसिटी था। सरफेस ओवरफ्लो रेट। सरफेस ओवरफ्लो वेलोसिटी का ये था कि जो सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल होगा वो सबसे मेरा स्लो सेटल डाउन करता है ना। तो जो टैंक हम डिजाइन करेंगे वो उसी पार्टिकल के लिए करेंगे। अगर बड़ा है तो वो तो पहले मेरा सेटल डाउन कर ही जाएगा, लेकिन जो छोटा है वही ना सबसे लेट करेगा। तो जो डिजाइनिंग करते हैं वो सबसे छोटा वाले के लिए करते हैं। तो वही जब छोटा वाला जितना पार्टिकल का साइज है वो अगर 100% रिमूव कर गया उस टाइम के लिए जो हम मतलब वेलोसिटी को डिजाइन कर रहे हैं वही मेरा था सरफेस ओवरफ्लो वेलोसिटी। थोड़ा क्लियर हुआ? हुआ। क्लियर हुआ, लेकिन मैम से हमें डाउट पूछे थे कि सबसे अगर स्लो वाला के लिए अगर हम लोग डिजाइन करेंगे ना तो बहुत टाइम भी तो लग सकता है, डिजाइनिंग पीरियड यानी डिटेंशन टाइम बढ़ भी अरे तो जाएगा। थ्योरी में याद रखो ना। ओ अच्छा और ठीक एक है ये रहे। था कि जो सेटलिंग वेलोसिटी है ना, अगर सरफेस ओवरफ्लो वेलोसिटी के इक्वल टू और ग्रेटर देन रहेगा तो मेरा 100% चांस, मतलब चांस का 100% है गारंटी कि पार्टिकल जो है सब सेटल डाउन कर जाएगा। ऑब्जेक्टिव के लिए ये सब सही है। हाँ ऑब्जेक्टिव के लिए तो सही है। अब फिल्ट्रेशन के बारे में बताइए ना, उसके बाद थ्योरी ऑफ फिल्ट्रेशन फिर है। अरे बताओ यार, कोई बताओ, सलोनी तुम ही बताओ फिल्ट्रेशन के बारे में। बताते हैं। फिल्ट्रेशन में है कि जितना भी डिजॉल्व पार्टिकल्स वगैरह जो भी रहता है या फिर कोलोइडल पार्टिकल जो रहता है, बैक्टीरिया रहता है, वो सारा हम इसमें रिमूव कर देते हैं। इसमें हम लोग फिल्टर मीडिया का यूज करते हैं जिसके थ्रू हम लोग वाटर को पास करवाते हैं, और ये फिर फिल्ट्रेशन होता है। ये हो गया स्मॉल इंट्रोडक्शन। फिर है ऑब्जेक्टिव्स ऑफ फिल्ट्रेशन बोले तो वही पहला है कि सस्पेंडेड और कोलोइडल इम्प्योरिटीज को रिमूव करना।
दूसरा है कलर को रिमूव करना, ऑर्डर को भी रिमूव करना, और फिर बैक्टीरिया भी इसमें रिमूव होता है, और आयरन और मैग्नीज ये सब भी रिमूव होता है इसमें। और हाँ सही सही है। हाँ, और पॉइंट पे क्या? और भी कुछ है। नहीं वही लास्ट में लिखे हैं कि टू मेक वाटर स्पार्कलिंग, यानी कहने का मतलब है कि देखने में साफ सुथरा पानी लगे। अच्छा, हाँ, तो इसके लिए ऑब्जेक्ट इसके लिए गांव में एक टर्म भी यूज करते हैं कि पानी को कजिल बना दिए हम लोग। क्या? पता था ये टर्म किसी को? नहीं, पता साफ को है। साफ को अरे कजिल बोलते हैं हम लोग। हम्म, नहीं पता था? अच्छा कोई नहीं, ये सब टर्म माघी में यूज होता है ज्यादा। चलिए थ्योरी ऑफ अच्छा, फिल्ट्रेशन में आइए, इतना ही चीज हम भी लिखे हैं फिल्ट्रेशन में, हाँ, डिट्टो एकदम अब लिखा हुआ है। हाँ अच्छा, एक चीज थ्योरी और है कि फिल्ट्रेशन में लिखे हैं ना कि ये जो है इम्पोर्टेंट स्टेज है प्यूरिफिकेशन ऑफ वाटर का। अब थ्योरी ऑफ हाँ, फिल्ट्रेशन बताइए। थ्योरी ऑफ फिल्ट्रेशन एक अन अकेडमी से पढ़े थे, उसमें लिखा हुआ कुछ और पॉइंट, और बुक में मतलब थोड़ा अलग है, बाकी सब सेम ही है। इसमें थ्योरी ऑफ फिल्ट्रेशन में हम लोग एक मतलब प्रोसेस होता है, मैकेनिज्म होता है, उसके थ्रू हम लोग इसको फिल्टर करते हैं। जैसे पहला है मैकेनिकल स्ट्रेनिंग, फिर सेडिमेंटेशन, फिर इम्पैक्शन, फिर इंटरसेप्शन, और फिर बायोलॉजिकल मेटाबॉलिज्म। तो मैकेनिकल स्ट्रेनिंग में होता है ना कि जो भी पार्टिकल साइज वॉइड से बड़ा रहता है, वो है कि ऊपर ही रिटेन हो जाता है वॉइड में, ऊपर टॉप लेयर में, तो वही हो जाता है मैकेनिकल स्ट्रेनिंग। और फिर सेडिमेंटेशन होता है कि मतलब बहुत धीरे, बहुत स्लो उसका फ्लो रेट होता है, फ्लो वेलोसिटी होता है, उसके वजह से जो पार्टिकल है वो सेटल डाउन कर जाता है, तो वही सेडिमेंटेशन हो गया। मतलब वो जो पार्टिकल है ना, वो क्या बोले उसको, पहले से जो कोलॉइडल पार्टिकल या फिर कुछ भी जो वॉइड में पहले से फंसा हुआ है, उसी के साथ वो अट्रैक्ट करता है और मतलब वहीं पर सेटल डाउन हो जाता है, वो नीचे मूव नहीं कर पाता, वही सेडिमेंटेशन प्रोसेस हो गया। और फिर एक है इम्पैक्शन, इसमें मतलब वही जो वाटर है वो मतलब नीचे की तरफ, जैसे वाटर जो है वो क्या बोलते हैं, सैंड पार्टिकल जो होता है ना, उससे वो टकराता है, और टकरा के फिर वो मतलब नीचे की तरफ मूव कर जाता है। ये इसके इम्पैक्शन के बारे में और पता है क्या? थोड़ा सा कंफ्यूजन है। इम्पैक्शन के बारे में तो नहीं लिखे हैं, लेकिन प्रोसेस मेरा लिखा हुआ है मैकेनिकल स्ट्रेनिंग, और दूसरा है फ्लोकुलेशन एंड सेडिमेंटेशन, तीसरा है हम्म बायोलॉजिकल मेटाबॉलिज्म, और हम्म, चौथा है इलेक्ट्रोलाइटिक चार्जेस। तो फ्लोकुलेशन एंड सेडिमेंटेशन में हम बताते हैं क्या लिखे हैं। द वॉइड बिटवीन सैंड, जो कि ग्रेन मतलब कोई भी फिल्टर यूज कर रहे हैं, जो फिल्टर था ना स्लो सैंड और एक और क्या था रैपिड सैंड, हाँ तो वही जो फिल्टर यूज कर रहे हैं, तो उसमें सैंड का वॉइड्स रहेगा ना बीच बीच में, तो हम्म सारा सारा जो वॉइड्स होता है वो सेडिमेंटेशन, स्मॉल सेडिमेंटेशन टैंक जैसा वर्क करता है, इसको कह सकते हैं। ठीक है। तो ये फाउंड किया, मतलब देखा ये गया है ना कि जितना उसका वॉइड है, उससे भी अगर छोटा पार्टिकल भी रहता ना है, जनरली क्या होना चाहिए कि अगर बड़ा वॉइड है, ज्यादा वॉइड है, तो उसे तो पास कर जाना चाहिए था छोटा छोटा पार्टिकल्स को, लेकिन वो भी पास नहीं करता है, वो भी कह सकते हैं कि रिटेन कर जाता है उसी में। ठीक है। तो जो मतलब कि इवन पार्टिकल्स ऑफ अ स्मॉलर साइज देन द साइज ऑफ वॉइड प्रेजेंट इन फिल्टर, वो भी क्या होता है ना कि अरेस्ट हो जाता है उसमें। तो इसको एक्सप्लेन करने का दो तरीका है कि कोलाइडल मैटर जो अरेस्ट इन द वॉइड, यानी कि पहले से जो कोलाइडल मैटर अरेस्ट हुआ था वॉइड्स में, वो क्या करता है ना कि जिलेटेनियस मास बना लेता है, जो कि क्या करता है कि अदर फाइनर यानी छोटे छोटे पार्टिकल्स को वो अट्रैक्ट करता है। ठीक है। और दीज पार्टिकल्स द सेटल डाउन इन द वॉइड एंड गेट्स रिमूव्ड, और वही सेटल डाउन करेगा और उसको फिर हम लोग रिमूव कर देंगे। ठीक है। और दूसरा मतलब ये जो ऊपर में प्रोसेस बताया ना कि छोटा पार्टिकल भी वॉइड में फंस जाता है, उसको एक्सप्लेन करने का एक तरीका और है कि द इम्प्योरिटीज एंड सैंड पार्टिकल्स अट्रैक्ट ईच अदर, यानी कहने का मतलब कि इम्प्योरिटीज और सैंड का जो पार्टिकल्स है दोनों का अपोजिट चार्ज होता है, इसलिए वो अट्रैक्ट भी करता है, जिसको हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक चार्जेस, जो कि मेरा चौथा प्रोसेस है। हाँ, फोर्थ का। हाँ तो बताइए बायोलॉजिकल मेटाबॉलिज्म के बारे में। अब यही था बाय फ्लोकुलेशन एंड सेडिमेंटेशन, और तुम्हारा क्या था वो हमको नहीं पता लगा, इंटरमीडिएट क्या था? एक तो ये था इम्पैक्शन वाला, वो हमको खुद समझ हाँ में नहीं आया। एक अच्छा। इंटरसेप्शन था, उसमें वही जो बोले ना, वही क्या बोलते हैं, जो कोलॉइडल मैटर वगैरह के साथ इंटरेक्ट करता है।
मतलब उसी प्रोसेस। से रिलेटेड था शायद। ओ और एक बायोलॉजिकल मेटाबॉलिज्म है, तो उसमें जो ऊपर के सरफेस में ना माइक्रो ऑर्गेनिज्म कलेक्ट होने लगता है, और उसके वजह से जो भी पानी मतलब एंटर करता है उसमें ऑर्गेनिक मैटर रहता है, और ऑर्गेनिक मैटर माइक्रो ऑर्गेनिज्म का फूड होता है, और जिसके वजह से ऊपर के लेयर में ही ऑर्गेनिक मैटर जो है वो सारा रिटेन कर जाता है, क्योंकि माइक्रो ऑर्गेनिज्म उसको ले लेते हैं, फिर वाटर एंटर करता है। शायद यही लिखते हैं हम। हाँ, वही वही लिखा हुआ है। लिखे हो कुछ अमन तुम भी? वही है कि पहले से या तो प्रेजेंट रहेगा, और या फिर जो हम पहला वाटरिंग करते ना उस दौरान उससे जो माइक्रो पनप जाता है, रहता पनप जाता है, ये भी बोलो ना। है। अरे हाँ, पनप जाता है, ठीक है। इसमें मेरा ठीक है। फ्री ऐड हो गया ना। और अलगी प्लैंकटन ये सब उसका फूड होता है जिसको वो ले हाँ लेता हाँ है। हाँ। ठीक है। कहने का मतलब है ना कि वो ऑर्गेनिक मैटर को क्या करे है ना, कि ये क्या बोलते हैं, सिंपलेस्ट फॉर्म में तोड़ देता है, और क्या बायोलॉजिक ये क्या बोलते हैं, कन्वर्ट कर देता है उसको हार्मलेस कंपाउंड में। तो जो कि क्या हमारे वाटर को साफ करने के लिए जरूरी प्रोसेस है। अच्छा, द हार्मलेस कंपाउंड जो बनता है ना उसको हम लोग बोलते हैं, मतलब एक लेयर बना लेता है ऊपर में, जिसका नाम तो ऐसे डर्टी स्किन कॉमन नाम है, लेकिन पूरा बड़ा वाला नाम क्या है ना कि सेमोस्टेट। हाँ, बड़ा अजीब था ये नाम। यही हम पढ़ नहीं पा रहे थे यार। हाँ, हम भी नहीं पढ़ पा रहे थे। चलो। प्रोनाउंसिएशन। हाँ, तो अच्छा क्या होता है ना कि एक लेयर ये बना ना, लेयर हार्मलेस कंपाउंड का एक लेयर, वो क्या करता है ना कि फर्दर हम लोग को हेल्प करता है एब्जॉर्बिंग यानी स्ट्रेनिंग करने के लिए। यानी कि और ज्यादा वो क्या करे, मैकेनिकल स्ट्रेनिंग में क्या था, पानी जो छना रहा था ना, तो मान लीजिए कि कम हो रहा है, लेकिन ये डर्टी स्किन अगर बन गया ना तो और अच्छे से वो स्ट्रेनिंग उसका हो पाएगा इम्प्योरिटीज का। लेकिन हमको लगता है ना कि बायोलॉजिकल मेटाबॉलिज्म अगर मतलब ऊपर में अगर बन गया है स्ट्रेनिंग, तो वो वेलोसिटी को शायद और मतलब एक तो स्लो सेंट फिल्टर है, ऊपर से और स्लो कर देगा, तो फिर उसको साफ कर देंगे तब जाके सही होगा शायद से। जो कि इलेक्ट्रोलाइटिक में हम लिखे भी हैं ये बात। तो बताइए इलेक्ट्रोलाइटिक एक्शन के बारे में, लास्ट प्रोसेस है इसका। इलेक्ट्रोलाइटिक तो हम नहीं लिखे। इलेक्ट्रोलाइटिक बताओ बताओ अमन, तुम लिखे हो तो। हाँ, तो यही है, प्यूरिफाइंग एक्शन ऑफ फिल्ट्रेशन कैन आल्सो बी एक्सप्लेन बाय द थ्योरी ऑफ आयोनाइजेशन। According to this theory, a filter helps in purifying the water by changing the chemical characteristics of water. This may be explained by the fact that the sand grains of the filter media and impurities in water carry electric charge of opposite nature. और जनरली जो ये होता है, ये जो क्या बोलते हैं पार्टिकल होता है वो पॉजिटिव रहता है और सैंड नेगेटिव रहता है, तो दोनों अट्रैक्ट करता है, न्यूट्रलाइज करता है और हार्मलेस बन जाता है, फिर वही फिल्टर मीडिया में जमा हो जाएगा और उसको फिर समय समय पर निकालते रहो। हाँ अरे हाँ ठीक है, पानी का करेक्टरिस्टिक भी चेंज कर देता है इसमें, यानी प्योर बना देता है उसको, कह सकते हैं। केमिकल कैरेक्टरिस्टिक चेंजिंग हाँ हो जाता है तभी ना। हाँ ठीक है। और लिखे हैं लास्ट में, लिखे हैं नोट नोट पॉइंट एक लिखे हैं, उसको बता देते हैं। आफ्टर अ सर्टेन इंटरवल, यानी कुछ टाइम के बाद क्या होता है ना कि इलेक्ट्रिकल चार्ज जो कि सैंड ग्रेन्स पे था पहले से, वो क्या होता है ना कि एग्जॉस्ट हो जाता है, यानी कि खत्म हो जाता है, मतलब वो फिर साफ नहीं करने लगता है। तो क्या करना पड़ता है ना कि इसको अगर फिर से रीस्टोर करना है, तो क्लीनिंग कर देंगे ना पूरा फिल्टर मीडिया का ही, यानी बैक वॉशिंग, वो सब जो आगे पढ़ते हो वही क्लीनिंग प्रोसेस। तो इससे हमारा इलेक्ट्रोलाइटिक एक्शन फिर से एक्टिव में आ जाएगा। चलिए अब अगला टॉपिक है फिल्टर मीडिया। और किसी को पूछना है तो पूछिए इलेक्ट्रोलाइटिक एक्शन में। आकाश। हेलो कुंदन जी। हाँ बोलिए। इतना मैम तो लिखवा ही नहीं है सब कुछ। तो मैम तो पढ़ा रही हैं अपनी मर्जी से ना, वो सिलेबस के अकॉर्डिंग तो चलती है नहीं। इसमें तो हम लिख भी नहीं किए हैं, तो डिस्कशन में अलग हम से लोग देखना मैम का भी एक बार हम लोग डिस्कशन में शामिल करेंगे। उनका एक दिन स्पेसिफिक रहेगा जिस दिन हम लोग पूरा डिजाइनिंग पे बात करेंगे, जो और भी बहुत सी चीज के बारे में बात करेंगे, जैसे D10 D60/D10 का रेशियो जो बताई थी मैम। हम्म, ये सब काम का चीज है, बेकार नहीं है मैम, मतलब कि थोड़ा डिटेल में बता रही हैं, बीटेक लेवल का बता रही हैं। लेकिन मेन से नहीं बताई ना, प्रोसेस जैसा बताए, प्रोसेस ऑफ फिल्ट्रेशन जो बताए सलोनी, इसमें मैम को बताना चाहिए था। जैसे मैम को प्रोसेस ऑफ बोलिएगा तो कोगुलेशन, बताएंगे। प्रोसेस ऑफ कोगुलेशन बच्चा जान भी नहीं आप करेगा हम नोट कैसे क्या होता देखते है। हैं दीपक जी। हम्म
कैसे हाँ, जाने? इतना शॉर्ट लिखा हुआ था ना, पता है हाँ आपका। फिर गेट एकेडमी वाला, फिर करण, तीनों का नोट्स मिला के हम बनाए थे। इतना मस्त नोट्स बना है ना कि पढ़ के मजा आ जाता है। आपका नोट्स तो एकदम अच्छा, ये शॉर्ट है। सब ठीक है, ये सब बाद में डिस्कस कीजिएगा। अभी अभी फिल्टर मीडिया के बारे में बताइए। बहुत सिंपल है फिल्टर मीडिया। फिल्टर मीडिया बताइए कोई तो सब ध्यान बोले दे। हाँ बोलिए। फिल्टर मीडिया वो मीडिया होता है जो कि मेनली फिल्टर करने के लिए काम आता है। इसमें कॉमनली जो मटेरियल्स यूज होते हैं वो हैं सैंड, एंथ्रासाइट। एंथ्रासाइट तो समझ रहे हैं, कोयला के जो सबसे उच्चतम रूप होता है। ठीक है, अच्छा। फिर गार्नेट सैंड, और इसको लेमनाइट भी बोलते हैं। लीमेनाइट शायद, जो नहीं भी नहीं, बोले। और फिर जो इलेमिनाइट अदर बोलते लोग, हैं। इलेमिनाइट उसका नाम है, गार्नेट का। ILMENIT। अच्छा। और फिर है कि अदर लोकली अवेलेबल मटेरियल, जैसे कि हो गया आपका जो राइस का छिलका, जो राइस मिल से छिलका निकलता है धान कुटेला के बाद, ये भी यूज कर सकते हैं। हाँ फिर हाँ हाँ। ग्लास के फुटल फुटल जो रहता है वो भी यूज कर सकते हैं। और भी बहुत सारा होता है, इसका तो आगे अच्छा। है डिटेल में। अच्छा डिटेल ठीक है। वाला नहीं बोल पाएंगे सर। हाँ तो बताइए ना, सैंड के बारे में बताइए। बोले, चलिए देखिए बोलते हैं। ये चीपेस्ट होता है, जानबे करते हैं, और ये वाइडली यूज्ड भी होता है। ये जो आपका सैंड है वो फ्री फ्रॉम क्ले होना चाहिए, फ्री फ्रॉम सिल्ट होना चाहिए, फ्री फ्रॉम लोम, एंड फ्री फ्रॉम ऑर्गेनिक मैटर होना चाहिए। ठीक है। इसका इफेक्टिव साइज जो आप सैंड यूज करते हैं फिल्ट्रेशन में, वो क्या बोल रहा है कि जो सीव साइज होता है ना, उसका 10% बाई वेट पास होना चाहिए। जो भी आप सीव साइज यूज करते हाँ हैं, उसको पता D10 नहीं बोलते ये हैं ना। वाला। D10 बोलते हैं। हाँ D10, हाँ हाँ। फिर यूनिफॉर्मिटी कोफिशिएंट इसका D60/D10 होना चाहिए। ठीक है। फिर हेलो। अरे तो वैल्यू भी तो बताइए D10 का कितना होना चाहिए। हेलो हेलो कुंदन जी, अनुज हाँ। पाठक, आप किसका बता रहे हैं? फिल्टर मीडिया आप सेंड स्लो सेंड के लिए सैंड, बता रहे हैं कि सैंड। रैपिड सेंड के लिए नहीं, ये बता तो रहे हैं? टोटल फिल्टर मतलब कि ऐसे ही जनरल। तो अच्छा सैंड का जनरल। करेक्टरिस्टिक बता रहे हैं तो बताइए ठीक से। हाँ, तो इतना हम इतने लिख पाए हैं अभी। हाँ तो आपका पॉइंट्स में और भी पॉइंट लगता है छूटा हुआ है, जैसे कि ये जो सैंड बनता है ना, तो किससे ऑब्टेन करते हैं, तो ये हार्ड रॉक में क्या क्या आएगा, बसाल्ट या क्वार्ट्ज का यूज करते हैं इसमें। और बाकी पॉइंट तो आप सही बताए हैं। और भी अपने मन से पॉइंट जोड़ सकते हैं, जैसे कि इसका साइज जो है यूनिफॉर्म होना चाहिए, यूनिफॉर्म नेचर का होना चाहिए साइज। और ये रेजिस्टेंट, मतलब कि रेसिस्टेंट और हार्ड होना चाहिए। कहने मतलब ना कि ड्यूरेबल होना चाहिए। देखिए ड्यूरेबिलिटी से एक बात लिखे ना यहाँ पे, कि मान लीजिए कि जो सैंड यूज कर रहे हैं आप, उसको अगर एक दिन के लिए हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो कि स्ट्रॉन्ग एसिड है उसमें अगर छोड़ देते हैं ना, तो वो सिर्फ 5% ही अपना वेट का लूज करना चाहिए। समझ रहे हैं, यानी कि इतना ड्यूरेबल होना चाहिए। कि एसिड में भी ये ज्यादा क्या बोलते हैं उसको, कि सॉल्यूबल ना हो, सॉल्यूबल ही ना बोलेंगे मन उसको, एसिड में घुल जाना को क्या बोलेंगे, मतलब 5% ही हाँ, सिर्फ सॉल्यूबल। सोल्यूबल फ्रैक्शन इसका मतलब 5% से ज्यादा नहीं हाँ होना हाँ। चाहिए। हाँ तो वही ना, ड्यूरेबल हो रहा है। इग्नाइशन लॉस भी 0.7% से ज्यादा नहीं होना चाहिए। अच्छा। फिर वही लिखे और भी हैं कि बहुत वह सारा यूनिफॉर्म साइज बताया ना, तो यानी प्रॉपर ग्रेडिंग इसका होना चाहिए। और ये इट शुड ट्रैप द इम्प्योरिटीज, यानी कि वेस्ट जो मैटर है ना उसको इफेक्टिवली ये करना चाहिए, मतलब ट्रैप करना चाहिए इसको। ठीक है। और फिर साइज लिखे वही जो दीपक जी भी पूछ हाँ, रहे थे। इफेक्टिव साइज 1.3 से कम नहीं होना चाहिए। किसके लिए? रैपिड सैंड फिल्टर के लिए। और नहीं, 1.3 शायद स्लो सैंड फिल्टर के लिए, और 1.7 रैपिड सैंड फिल्टर के लिए। लगता है उल्टा पुल्टा खा लिख दिए हैं। अरे रुकिए हम बताते हैं। हाँ आपका डाटा वेरी कर रहा है, जो कि आप यूनिफॉर्मली कांस्टेंट को बोल रहे हैं इफेक्टिव साइज में। देखिए D10 का वैल्यू लिखिए ना, वो मैम का थोड़ा मैम से मैच ही करता है लगभग। तो 0.2 से 0.4 mm सैंड का होना चाहिए स्लो सैंड फिल्टर के लिए। ठीक है। और 0.35 से 0.6 भी कहीं पे देखे हम, 0.55 mm हाँ भी हाँ देखे हाँ, हैं। ये 2.45, 2.7 ये भी। है ये है रैपिड सैंड फिल्टर के लिए D10 का वैल्यू बता रहे हैं, मतलब सैंड जो यूज करेंगे ना उसका D10 का वैल्यू। तो दोनों फिल्टर के लिए अलग होगा, स्लो सैंड के लिए और रैपिड सैंड के लिए। अब यूनिफॉर्मिटी कोफिशिएंट, ये कांस्टेंट जिसको बोल रहे हैं, यानी D60/D10, वो जो स्लो सैंड फिल्टर के लिए है ना, वो 1.8 से 2.5 रहना चाहिए। और रैपिड सैंड फिल्टर के लिए 1.3 से 1.7। जान तो रहे हैं कि यूनिफॉर्मिटी कोएफिशिएंट क्या बताता है हम लोग को,
तो डिग्री ऑफ वेरिएशन इन साइज ऑफ पार्टिकल्स बताता है। सुनिए ना, ये हम था स्लाइड्स ये लिखे हैं। ये था फिल्टर मीडिया का पहला, मतलब कि इसमें पहला बोल 3 सकते हैं, से पहला 5 फिल्टर मीडिया। क्या? हेलो, हाँ, 3 से 5 स्लो सैंड फिल्टर के लिए इन्फॉर्मेटिव कोफिशिएंट लिख ले है। 3 स्लाइड से शेयर वाला। 5। हाँ, उसी से लिखे हैं। अच्छा, स्लाइड हम शेयर देख और लेंगे, डाटा देखना मैम पड़ेगा। बताई थी 1.8 से 3 स्लो सैंड के लिए और 1.2 से 1.8 रैपिड सैंड के लिए। हाँ, तो मैम से तो मैच कर रहा है मेरा लगभग में, मतलब मैम का हाँ, सुपर इसमें सेट है। तो 1.3 से 1.7 है। मैम से तो मैच कर रहा है। मैम का डाटा मेनली रहता है, क्या बोलते हैं, बीसी पूर्णिया बुक है ना, तो स्टैंडर्ड डाटा उसको मान सकते हैं एक तरह से। अब ग्रेवल के बारे में बताइए, जो कि हमारा फिल्टर मीडिया ही है। आप ही बोल दीजिए ना। नहीं लिखे आप लोग कोई? ना, हम ना लिख पाए हैं हम। गजब हाँ नहीं। अच्छा ठीक है, लिखना चाहिए था नहीं सर, सिंपल सिंपल चीज है, बता देते हैं फटाफट एकदम। देखिए ग्रेवल के बारे में, द ग्रेवल इफ प्रोवाइडेड, अगर ग्रेवल प्रोवाइड कर रहे हैं तो वो क्या करना, मतलब सबसे पहले तो वो स्टैंड जो ऊपर में दिए है ना, उसको वो क्या करेगा, सपोर्ट करेगा, पहली बात तो ये है। और परमिटेड द फिल्टर वाटर, और ऐसा ग्रेवल होना चाहिए जो कि फिल्टर्ड वाटर को पास भी करने दे, ये नहीं कि नीचे में आके जमा कर लेगा तब तो। अ, ऐसे भी ग्रेवल का साइज बड़ा होता है तो वो जमा कर भी नहीं पाएगा। तो अंडर ड्रेन्स एंड आल्सो अलाउ वास्ट वाटर टू मूव यूनिफॉर्मली अपवर्ड। अब ग्रेवल इस तरह का होना चाहिए ना कि अगर ये ठीक है, फिल्टर वाटर तो नीचे जा रहा है, लेकिन जब बैक वॉशिंग में करते हैं ना, तो जब वाटर जो है ना बैक वॉशिंग के दौरान, वो यूनिफॉर्म, यानी कहने मतलब जो ऊपर पे सैंड का लेयर है ना, उसको यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट करेगा वाटर को, ये ठीक है ग्रेवल। फिर ग्रेवल यूज्ड इन फिल्टर शुड बी हार्ड। अच्छा वही बात है कि जो ग्रेवल यूज कर रहे हैं फिल्टर में, वो हार्ड होना चाहिए, ड्यूरेबल होना चाहिए, राउंडेड होना चाहिए, फ्री फ्रॉम फ्लैट, फ्लैट और थिन भी नहीं होना चाहिए, यानी कहने का मतलब टू मच फ्लैकी और टू मच इलोंगेटेड नहीं होना चाहिए इसको, और इम्प्योरिटीज इसमें नहीं रहना चाहिए, बिल्कुल फ्रेश होना चाहिए, ठीक है। और डेंसिटी ऑफ ग्रेवल तो जान ही रहे हैं कि 1600 kg पर मीटर क्यूब लेते हैं इसका। यही ग्रेवल के बारे में हम लिखे हैं, और कुछ पॉइंट्स लिखे हैं तो बताइए आप लोग ग्रेवल के बारे में। ठीक है, एंथ्रासाइट के बारे में बताते हैं। राउंडेड होना चाहिए बोले ना। हाँ हाँ बस। ठीक है, एंथ्रासाइट के बारे में बताते हैं। इट इज मोस्ट कॉस्टली देन सैंड, ठीक है, ये बहुत मोर कॉस्टली देन सैंड, तो ये है ही बहुत ज्यादा। ऐसे भी क्या बोले थे वो, सुपरलेटिव क्या बताए थे, कोयला का ये टाइप है ना एंथ्रासाइट। एंथ्रासाइट हाँ। हाँ, तो इसलिए महंगा भी होता है, ठीक है। और लेकिन कह सकते हैं इसको कि ये महंगा तो होता है सैंड से, लेकिन सैंड से ये हल्का होता है, लाइटर होता है, ठीक है। और क्रस्ट एंथ्रासाइट का भी अकेले यूज कर सकते हैं, या ज्वाइंटली, यानी कहने मतलब मिक्स कर सकते हैं इसको सैंड के साथ, और फिल्टर मीडिया के तौर पे एंथ्रासाइट का यूज कर सकते हैं। ऐसे भी एंथ्रासाइट शायद फ्री होता है, फ्री कार्बन में होता है एंथ्रासाइट नहीं ज्यादा होता है, 90% कार्बन पाया जाता है एंथ्रासाइट इसमें। अच्छा, फ्री कार्बन बोलते किसको हैं? फ्री कार्बन। नहीं, फ्री कार्बन के बारे में सुने थे ना कि वो अट्रैक्ट कर लेता है इम्प्योरिटीज को अपने पास, इसलिए हम इसको बोल रहे थे फ्री कार्बन, शायद अलग ही हो। अब लोकली अवेलेबल मटेरियल तो पहले ही अनुज भाई बता दिए कि इसमें क्या क्या आएगा, हमारा श्रेडेड कोकोनट हस्क आएगा, यानी कोकोनट का जो ऊपर में छीलते हैं ना, गोल वाला अंदर से नहीं निकलता स्फेरिकल, लेकिन ऊपर से जो उसका रहता है कवर, उसको क्या करेंगे ना हम लोग, श्रेडेड कहने का मतलब यही है कि महीन टुकड़ों में उसको तोड़ देंगे कोकोनट हस्क को, और उसको यूज करेंगे। मतलब लोकली है, यानी लोकल में मिला बहुत मात्रा में तब यूज करेंगे, जनरली सबका यूज नहीं करते हैं। फिर बर्nt राइस हस्क, यानी कि ये धान उसनने के टाइम जो हम लोग राइस हस्क को जलाते हैं ना आग में, यानी उसका राख का यूज कर सकते हैं। और क्रस्ट ग्लास तो बताएं ही वो, स्लैग और मेटेलिक ओर्स का भी यूज कर सकते हैं इसमें। ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है लोकली अवेलेबल मटेरियल। अब लास्ट लिखे हैं गार्नेट सैंड, जिसको इल्यूमिनाइट भी बोलते हैं। इसके बारे में बहुत कम ही लिखे हैं कि ये जो है नॉर्मल सैंड से हैवी होता है, जिसका स्पेसिफिक ग्रेविटी भी लिखे हैं 4.2 के करीब होता है। और ये यानी कि इसका रिकमेंडेशन वहीं पे किया जाता है जहाँ मिक्स्ड मीडिया फिल्टर का यूज करना हो। अब मिक्स्ड मीडिया फिल्टर कहने का मतलब वही होगा कि दो तरह का शायद ये मीडिया का यूज करें, यही ना होना चाहिए मैन, मिक्स्ड मीडिया फिल्टर। हाँ मतलब 2 टाइप मिलाकर use। अच्छा ठीक है, आगे आगे क्या है, ये हम बताएं कहाँ तक, फिल्टर मीडिया तक बताएं, क्या क्या और बोल रहे थे तुम, गार्नेट, बोलो।
हाँ, गार्नेट सैंड को ये भी बोलते हैं, ग्रीन सैंड भी बोलते हैं। अच्छा, गार्निश सैंड को ग्रीन सैंड बोलते हैं, नहीं पता था। हाँ, अच्छा, और आगे करना है कि ऑब्जेक्टिव करोगे? ऐसे हम लोग अभी कहाँ तक किए हैं? फिल्ट्रेशन, थ्योरी ऑफ फिल्टर हो गया, क्लासिफिकेशन ऑफ फिल्टर कहाँ हुआ है अभी? फिल्ट्रेशन का थ्योरी हो गया ना, थ्योरी ऑफ फिल्ट्रेशन हो गया। टाइप, फिल्टर मीडिया का टाइप लिख लिए, जो कि बाद में आगे जाके था। अच्छा, ये थ्योरी ऑफ फिल्टर के बाद क्या है सिलेबस में? क्लासिफिकेशन ऑफ फिल्टर है। तो बताइए, क्लासिफिकेशन ऑफ फिल्टर, स्लो सैंड, रैपिड सैंड, इस सबको कर ही लेते हैं प्रेशर फिल्टर तक। बोलिए इसके बाद स्लो सैंड। नोट किए स्लो हैं आप सैंड लोग? बोलना है। हाँ बोलो स्लो सैंड, ये तो मैम का था ना, क्या बोलते हैं, असाइनमेंट में। हाँ हाँ, तो स्लो सैंड फिल्टर जो है, उसमें हम लोग सिंगल मीडिया यूज करते हैं। ये स्लो रेट से फिल्ट्रेशन करता है, और एक तरह का ग्रेविटी फिल्टर है ये भी। और स्लो सैंड फिल्टर में हम लोग जो मीडिया यूज करते हैं, फिल्टर मीडिया यूज करते हैं, वो जो है वो हम लोग क्लीन सैंड यूज करते हैं, मतलब रिवर सैंड यूज करते हैं। और जो मीडिया यूज करते हैं, उसको उसका जो थिकनेस है वो 90 से 110 सेंटीमीटर होना चाहिए। और इफेक्टिव साइज मतलब D10 जो है वो 0.25 से 0.35 होना चाहिए। और यूनिफॉर्मिटी कोएफिशिएंट जो है वो 1.8 से 3 होना चाहिए, फिल्टर मीडिया। और जो रेट ऑफ फिल्ट्रेशन होता है स्लो सैंड फिल्टर में, वो 100 से 200 लीटर पर आवर पर मीटर स्क्वायर होता है। और इसका पार्टिकल रिमूवल एफिशिएंसी 98 टू 99% होता है। इसमें प्री ट्रीटमेंट रिक्वायर्ड नहीं होता है, और पोस्ट ट्रीटमेंट भी ऑप्शनल होता है। और एक एक्स्ट्रा पॉइंट और लिखे हैं कि जो कोगुलेटेड वाटर रहता है वो हम लोग स्लो सैंड फिल्टर पे अप्लाई नहीं करते हैं, क्योंकि जो कोगुलेटेड पार्टिकल रहता है ना, उसका साइज जो है वो बड़ा होता है। और अगर हम लोग ये क्या बोलते हैं अप्लाई करेंगे स्लो सैंड फिल्टर में, तो चोकिंग का कंडीशन क्रिएट होता है, इसलिए हम लोग कोगुलेटेड वाटर यूज नहीं करते हैं इसमें। और हाँ, इसमें चौक कर जाएगा तो एक ही दिन 2 दिन में साफ करना होगा, जो कि हम लोग स्लो सैंड में नहीं हाँ करते हैं 2 दिन में साफ। हाँ हाँ, इसलिए कोगुलेटेड वाटर यूज नहीं करते हैं। जो ग्रेवल बेड है, ग्रेवल बेड इसमें रहता है, वो हम लोग सैंड बेड को सपोर्ट करने के लिए यूज करते हैं। और इसका एक और काम होता है, जो भी फिल्टर वाटर है वो सिर्फ फिल्टर वाटर को ही स्केप करने के लिए अलाउ करे, और जो सैंड ग्रेन है वो ऊपर में ही रिटेन हो जाए, वो साथ में फिल्टर वाटर के साथ नीचे ना जाए, इसका भी काम करता है ये ग्रेवल बेड। और वेल ग्रेडेड ग्रेवल साइज होता है 3 mm से 60 mm। और फिल्ट्रेशन कैसे करते हैं स्लो सैंड का, ये भी बताएं। नहीं, वो तो फिर आगे है ना, वर्किंग ऑफ, वर्किंग वाला में वर्किंग। कर, तो अभी बता दो लिख लो इंट्रोडक्शन तो। स्लो सैंड का वर्किंग, एक सेकेंड देखने दो। डायग्राम से इजी रहेगा, वो डायग्राम कहाँ मेरा। हाँ, तो स्लो सैंड फिल्टर में पहले हम लोग एक इनलेट होता है और इनलेट चैम्बर होता है। इनलेट से हम लोग वाटर को सप्लाई करते हैं इनलेट चैम्बर में, और फिर वो पास करता है इनलेट चैम्बर से, जहाँ पर फिल्टर मीडिया रहता है वहां पे वो पास करता है। और फिल्टर मीडिया से होके ग्रेवल से फिर वो परफोरेटेड लैटरल पाइप्स में जाता है, ड्रेन्स में, और फिर वो सेंट्रल ड्रेन में जाके फिर वहां से वो आउटलेट चैम्बर के थ्रू निकल जाता है बाहर। ये इसका सिंपल ऑपरेशन हो गया। और इसमें एक और चीज है, जो इनक्लोजर, इसमें एक इनक्लोजर टैंक होता है। तो इनक्लोजर टैंक जो है वो ओपन वाटर टाइट रेक्टेंगुलर टैंक हम लोग यूज करते हैं, जिसका जो एरिया होता है वो 100 से 2000 स्क्वायर मीटर एरिया रहता है, जो कि बहुत बड़ा साइज रहता है, इसलिए हम लोग जनरली इसको यूज नहीं करते हैं म्यूनसिपालिटी वगैरह में। और इसका बेड स्लोप जो रहता है वो 1/100 रहता है, मतलब दोनों तरफ से स्लोप रहता है, और बीच में जो है वो मेन मेन ड्रेन रहता है इसका, जो कि आउटलेट से कनेक्ट रहता है। और इसका डेप्थ जो रहता है वो 2.5 से 3.5 मीटर होता है। और क्या है, फिल्ट्रेशन एक और चीज है इसमें, जो फिल्ट्रेशन है उसके लिए जो मिनिमम हेड लॉस है वो 10 से 15 सेंटीमीटर का होना चाहिए। और जो सैंड है, जो फिल्टर सैंड है, उसको हम लोग 1 to 3 मंथ में वॉश करते हैं।
क्योंकि 1 to 3 मंथ में वो क्लॉग हो जाता है, मतलब ऊपर वाला जो सरफेस है वो ये हो जाता है, क्या बोलते हैं, पोर्स उसका भर जाता है, उसकी वजह से उसको स्क्रैपिंग करते हैं हम लोग अप टू 2.5 सेंटीमीटर शायद था ना। हाँ 2.5 सेंटीमीटर था, 25 में स्क्रैपिंग करते हैं टॉप लेयर हाँ को। हाँ वही। और इसमें भी हम लोग वॉशिंग फिल्टर को वॉश करने के लिए 0.2 से 0.6% ऑफ फिल्टर वाटर यूज करते हैं। इसमें हम लोग वॉशिंग करते हैं, पहले स्क्रैपिंग से मतलब चला जाता है, स्क्रैपिंग से तो इसमें मतलब साफ हो जाता है, पर फिर भी जो फिल्टर मीडिया है वो अनस्टेबल रहता है, मतलब अच्छे से वो बैठा हुआ नहीं रहता है सैंड। तो उसके लिए पहले अच्छा से वर्किंग हो उसका, इसलिए हम लोग 0.2 to 0.6% फिल्टर वाटर का यूज करते हैं, ताकि उसको अच्छा से हम लोग वर्किंग कंडीशन में ले आए। इतना लिखे हैं। रैपिड सैंड फिल्टर बताइए जो लिखे हैं कोई। देखो स्लो का एक और लिखा होता है मेरा कि हाँ। हाँ वो एक ये है कि 0.7 to 1.2 मीटर हो, और या फिर जो रफली लेकर चलते हैं 0.7 to 0.8 टाइम्स ऑफ डेप्थ ऑफ द फिल्टर सैंड रीच्ड, मतलब जो पहले हुआ उसको उसके बाद मतलब क्लीनिंग करना है। ये पॉइंट फिर से बताओ तो, मैं नहीं पता लगा। मतलब ये है ना हेड लॉस, एक तो ये मतलब जो हेड लॉस है वो अगर 0.7 to 0.1 0.2 मीटर हो गया तो चेंज करेंगे, क्लीन करेंगे। और या फिर एक कंडीशन और है कि अगर वो जो मेरा फिल्टर मीडिया है जो सैंड है उसका डेप्थ का 0.7 से 0.8 टाइम्स भी अगर मेरा हेड लॉस हो गया ना तो भी चेंज करना है। इसमें से जो पहले होगा वो बात चेंज। अच्छा, यहाँ पे हेड लॉस कहने का क्या मतलब है, कि मतलब कि पास हेड लॉस ये होता है जो डिफरेंस आ जाता है ना आउटलेट चैम्बर में मेरा कितना वाटर कलेक्ट है और इधर से हम कितना इनलेट से दे रहे हैं, तो दोनों के बीच जो गैप आता है ना उसको हेड लॉस बोल देते हैं। हाँ तो ये तभी ना आएगा जब ये जाम हो जाएगा, कहने का मतलब है। हाँ वही सही है। अच्छा ठीक है। और एक हाँ और था जो नहीं बोली थी कि टर्बिडिटी ये 50 लगता था, 50 mg पर लीटर ही करता है, इसका यही कम रहता है रैपिड सैंड से। अच्छा, हम अभी कंस्ट्रक्शन नहीं देखे हैं। तो हम भी नहीं देखे हैं, शॉर्ट नोट्स देखे थे खाली। मतलब स्लो सैंड नहीं, मतलब कंस्ट्रक्शन नहीं देखे हैं। रैपिड सैंड बताइए, कोई और बताइए। बोलो यार, छूटेगा तो हम बोलेंगे। हम बोलते हैं कुंदन जी। हाँ बताइए। रैपिड सैंड फिल्टर भी एक सिंगल मीडिया ग्रेविटी टाइप फिल्टर होता है, जिसका रेट ऑफ फिल्ट्रेशन जो होता है अबाउट 30 टाइम्स मोर देन होता है स्लो सैंड फिल्टर से। देखें तो 3000 से 60,000 लीटर पर आवर पर मीटर स्क्वायर होता है। पार्टिकल रिमूवल एफिशिएंसी देखा जाए तो 80 to 90% होता है, और इसमें प्री ट्रीटमेंट एंड पोस्ट ट्रीटमेंट की आवश्यकता होती है, जैसे कि स्लो सैंड फिल्टर में नहीं होता था लेकिन इसमें करते हैं। ऑपरेशन कॉस्ट बहुत हाई हो जाता है इसमें, क्योंकि आपको बहुत ज़्यादा जल्दी पानी की आवश्यकता होती है, वो रैपिड वे में करता है, जिसकी वजह से इसका ऑपरेशन कॉस्ट हाई हो जाता है। लेस स्पेस की आवश्यकता होती है उसकी अपेक्षा, स्लो सैंड की अपेक्षा रैपिड सैंड फिल्टर की स्पेसिंग बहुत कम आवश्यकता होती है। इसका प्रॉपर्टीज देखें फिल्टर मीडिया की, सैंड को जो यूज करते हैं हम लोग। कहाँ गया? क्या उसका साइज बोलना चाह रहे हैं क्या? हाँ, तो जैसे जो हम लोग यूज करते हैं फिल्टर मीडिया सैंड के रूप में, उसका जो कोर्स सैंड का यूज करते हैं। ये जो इसमें एक पॉइंट और है, जो रैपिड सैंड फिल्टर हॉल में होता है, मतलब पूरा वॉल्यूम में फिल्ट्रेशन होता है। और जिससे स्लो सैंड फिल्टर में सिर्फ ऊपर में फिल्टर होता था, लेकिन आपका ये जो रैपिड सैंड फिल्टर पूरा वॉल्यूम में, मतलब पूरा वॉल्यूम में फिल्टर होते हुए जाता है ड्रेनेज सिस्टम में। जो क्रॉस ड्रेनेज होता है, फिर उसके बाद आपका सेंटर ड्रेनेज से मिल जाता है। जो साइज होता है इफेक्टिव साइज आपका 0.35 to 0.65 होता है। इसमें जो यूज करते हैं हम लोग वही क्या बोलते हैं, यूनिफॉर्मिटी कोफिशिएंट 1.2 1.6 होता है, जिससे पता चलता है कि
वे यूनिफॉर्म ग्रेडेड होता है शायद, हाँ यूनिफॉर्मली ग्रेडेड। नहीं, है ना? यूनिफॉर्मली ग्रेडेड तो स्लो सैंड में होगा ग्रेडेड, ना। हाँ ग्रेडेड होता है सिर्फ शायद। हाँ, तो ग्रेडेड। यूनिफॉर्मली ग्रेडेड तो स्लो सैंड में होगा ना। हाँ इसमें ग्रेडेड रैपिड होता था। में रैपिड हाँ में जिस कहाँ होता है? हाँ जिसकी वजह से पूरे हॉल में तो फिल्ट्रेशन होता है। डेप्थ ऑफ फिल्ट्रेशन लिया जाता है 60 to 90 सेंटीमीटर। बस पहले इतना ही। हाँ वेल, हमको लगता है वेल ग्रेडेड हम पढ़े थे यार स्लो सैंड में। हाँ स्लो हाँ, एंड वेल ग्रेडेड ही है, इसमें क्या ग्रेडेड होता है शायद, वेल नहीं होता। ग्रेडेड या यूनिफॉर्मली ग्रेडेड मतलब। अच्छा यूनिफॉर्मली ग्रेडेड और वेल ग्रेडेड, अंतर क्या है दोनों में? अंतर ये हुआ यूनिफॉर्मली जो है उसमें मतलब ये रहेगा ना कि मेरा एक ही साइज का जो रहेगा वो रहेगा, और वेल ग्रेडेड हुआ कि सब साइज का तुम्हारा मिलाकर रहेगा। उल्टा मतलब बोल रहे मिक्सचर सर। रहेगा वो। उल्टा उल्टा, बोलते हैं। हाँ यूनिफॉर्मली सब अलग अलग रहता है और वेल ग्रेडेड में एक ही टाइप का रहता है। अच्छा इसी ठीक के है। इसी के तो रेट हो जाता है कम, स्लो ग्रेडेड में, स्लो सैंड फिल्टर में रेट कम हो जाता है। अलग रहता था ना, पोर्स भर जाते हैं, स्पेसिंग कम हो जाता है, वाइड कम होता है, जिस ये वजह भी से। तो रैपिड में हम लोग कोर्सर लेते हैं और इसमें हाँ फाइन लेते हैं, इसलिए तो स्पीड हाँ। बढ़। चाहे जो भी हो, लेकिन अमन जो वेल ग्रेडेड ऑफ कोर्स ये यूनिफॉर्मली ग्रेड बताया ना, वो सही बताया बॉस। अच्छा तो हम ही गलत होंगे शायद। अमन वेल ग्रेडेड सही बताया, उसमें रहता है मिक्सचर मतलब सारे ग्रेड का, और यूनिफॉर्मली ग्रेडेड मतलब एक ही ग्रेड का सिर्फ रहेगा। अब हम खुद कंफ्यूज हैं कि स्लो सैंड में यूनिफॉर्मली ग्रेड होता है, चलिए ये बात मान लेते हैं, लेकिन रैपिड में जो बोल रहे हैं कि वेल ग्रेडेड रहता है। वेल ग्रेड होना चाहिए, तो हम नहीं लिखे हैं। स्लो में वेल होता है यार। स्लो में वेल यहाँ कंफ्यूज मतलब ग्रेडिंग का बात हम लिखे ही नहीं है किसी में, दोनों में से लिखे भी होंगे तो पता नहीं। डिफरेंट लिखे हैं ना जो मैम को भेजे थे, वही वाला खोले हूँ, उसमें लिखा हुआ है मेरा। हाँ हम भी वही वाला खोले हैं। वेल ग्रेडेड है और यूनिफॉर्मली है इसका रैपिड का। एक बार चेक कर लेना कोई और का। क्लीनिंग पीरियड इसका 2 से 3 टाइम में होता है, क्लीनिंग इंटरवल जिसको बोलते हैं रैपिड का। रैपिड का चलिए ऑब्जेक्टिव करते हैं, और कीजिएगा आगे। आगे प्रेशर था, प्रेशर फिल्टर। नहीं पढ़ा अभी तक, कल करते हैं उसको। हाँ कल करते हैं, हम तो नोट भी यहीं तक किए थे। पूछिए ऑब्जेक्टिव, दीपक जी प्रेजेंट करके पूछना है तो प्रेजेंट करके पूछिए। प्रेजेंट ही करते हैं। हाँ कीजिए, ज़्यादा अच्छा रहेगा। बोला क्या मंजी, यूनिफॉर्मली मतलब सब एक साइज के होगा, जो कि वेल ग्रेडेड मतलब सब तरह के। अभी गूगल सर्च किए। हम लोग थर्ड से में ही कंफर्म कर लिए थे मैम से, जब मैम कंफ्यूज की थी तब। शो कर रहा है। हाँ शो कर रहा है आपका स्क्रीन। कैसे करेंगे, सही कर देते ना। हाँ आप खाली हेलो। जो भी है पीडीएफ वगैरह निकालिए ना, कल से मेरे पास भेज दीजिएगा, हम प्रेजेंट कर देंगे, ज़्यादा अच्छा रहेगा। अच्छा दिखाई दे रहा है। हाँ दिख रहा है, आप क्वेश्चन पढ़िए ना, हम लोग आंसर बताएंगे फिर। देखिए, डिजाइन पीरियड फॉर वाटर ट्रीटमेंट प्लांट इज 15 years, 20 years, 25 years and 30 years. बोलिए। 30 होगा। आए। वाटर ट्रीटमेंट प्लांट है ना। हाँ हमको कंफ्यूजन है 20 और 30 में। आप किसी को पता है? आकाश, आकाश बताएंगे।
आकाश नहीं है। 15 ईयर्स होता है मैडम के अनुसार। हाँ 15 ईयर। हाँ मिल गया कॉपी। 30 ईयर्स से होता है डिस्ट्रीब्यूशन के लिए जो बनाते हैं डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, 30 ईयर्स के लिए अच्छा होता है। उसका, हाँ उसका 30 होता है, उसका तो याद था। सेकंड क्वेश्चन पढ़ते हैं हम लोग। टोटल डोमेस्टिक वाटर कंजम्पशन ऑफ टोटल वाटर कंजम्पशन कितना परसेंट होता है डोमेस्टिक के रूप में? 50 to 60%। 50, हाँ 50 to 60 ही होगा। डोमेस्टिक बोल रहा है किसका, टोटल का ना? हाँ सही है। चलिए ठीक है। LIG आर रिक्वायर्ड, लोअर इनकम ग्रो आर रिक्वायर्ड 20 LPCD, 135 LPCD, 135 LPCD, 150। एलपीसीडी है तो 135। हाँ 135 होगा। 225 का होता है। वेस्ट एंड थीफ्ट ऑफ वाटर ऑफ टोटल वाटर कंजम्पशन कितना परसेंट होता है? 15 to 20%, 10 to 15%, 20 to 25%। हमको तो बी लग रहा है होना चाहिए, 10 से 15। हाँ 10 to 15 मैम के अनुसार तो सही है 10 to 15, लेकिन गेट एकेडमी पढ़े थे हम तो उस पर लिखा हुआ था, बताए थे मैम 15 to 25%। अच्छा हम देख लेते हैं क्या बता रहे हैं। इसमें तो 15 से 20। मैम 20 से 10 से 15 ही है जो क्वेश्चन डाली थी मैम, ये क्वेश्चन डाली थी टेस्ट में। 5 नंबर देखते हैं हम लोग। क्वाइन इंसिडेंट ड्राफ्ट इज समेशन ऑफ किसका जोड़ होता है? MDD मैक्सिमम डेली डिमांड एंड फायर डिमांड का, MHD मैक्सिमम आवरली डिमांड एंड फायर डिमांड का, कि बोथ की नन? ये होना चाहिए ना। ए। और लोग को बोलने दीजिए। हाँ डिमांड प्लस हायर डिमांड। क्या क्या बी अनुज लगता पाठक है है? नहीं, ए ही होता है, मैक्सिमम डेली डिमांड प्लस फायर डिमांड। देखिए जो निकालते हैं ना डिमांड, यानी कि डिजाइन के लिए शायद वो ये मैक्सिमम आवरली डिमांड एक हो गया अलग, और ये कोइंसिडेंट ड्राफ्ट दोनों के कंपैरिजन करके करते हैं कि कौन ज्यादा है। डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में कंपेयर करते हैं, जो बड़ा होगा उसके अनुसार हम लोग डिजाइन करते हैं डिस्ट्रीब्यूशन का। 6 नंबर। विच ऑफ द फ्लोइंग रिलेशन इज करेक्ट बिटवीन MDD मैक्सिमम डेली डिमांड एंड मैक्सिमम आवरली डिमांड के बीच कौन सा रिलेशन सही है? MDD इजकल टू 1.5 MHD, कि MHD इज 1.8 MDD इक्वल टू 1.5 MHD इक्वल टू 1.5 MMD। इसमें तो कंफ्यूजन में है बॉस। मैक्सिमम डेली डिमांड है। हाँ डी। हाँ सही है, डी सही है। मैक्सिमम आवरली डिमांड का 1.5% होता है। अच्छा मतलब 1.5 होता है, 150% ज्यादा होता है। 8 नंबर देखिएगा। रिलेशन बिटवीन पीक डिमांड, उसी को बोलते हैं मैक्सिमम आवरली डिमांड एंड एवरेज डिमांड का कितना होता है? रिलेशन बिटवीन पीक डिमांड और एवरेज डिमांड है। ए और बी ऑप्शन है, दोनों में से कोई मार दीजिए। 2.7 क्यू। सही है। हाँ ये मैम का क्वेश्चन क्या था? 2.7 वाला। हाँ मैम कही था। 2.7 आगे देखते हैं। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं? इसमें करण को डाउट था कि 1.8 बोल रहा था और हम बोल रहे थे 2.7 ना। 2.7 है। हाँ आंसर तो मैम का 2.7 ही था। गुना कीजिएगा ना 1.8 1.5 को तो 2.7 आ जाता है। आगे पूछिए। आवाज आ रहा है क्या घर का? नहीं चलेगा, इतना परमिसिबल लिमिट में है। ठीक है भैया, दरवाजा बंद कर दीजिएगा। 9 नंबर देखिए, हम लोग पढ़ते हैं। फिल्टर यूनिट डिजाइन फॉर, फिल्टर यूनिट किसके लिए डिजाइन किया जाता है? MHD MDD 2x Q, मतलब एवरेज डेली डिमांड के लिए। फिल्टर में किस लिए डिजाइन तो नहीं पता है, और लोग बोलिए। मैम का नोट्स पढ़ेंगे तो पता चल जाएगा। क्या नहीं पता? अच्छा नहीं पता। सी है,
देखिए जितना डेली डिमांड को हम बनाते हैं डिजाइन करते हैं तो मैक्सिमम के लिए हम डेली डिमांड के लिए डिजाइन करते हैं, लेकिन फिल्टर एक अपवाद है जो 2 टाइम्स एवरेज डिमांड के लिए डिजाइन करते हैं। याद रखिएगा, अपवाद हो फिल्टर मीडिया, अच्छा फिल्टर यूनिट, सॉरी। हाँ, 10 नंबर क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। विच ऑफ द फ्लोइंग रिलेशन इज करेक्ट, मतलब AIM, अर्थमेटिक इंक्रीज, हम भूल रहे हैं फुल फॉर्म, वही है, क्या बोलते हैं, अर्थमेटिकल पॉपुलेशन वाला इंक्रीज मेथड, हाँ समझ रहे मेथड। हैं। हाँ हाँ, कौन सा अर्थमेटिकल सही इंक्रीज होगा? मेथड। इक्वल होता है GIM का कि ग्रेटर देन होता है कि लेस देन होता है? ऑप्शन सी मेरे हिसाब से। कौन सा होगा? हाँ, सी तो Option कुंदन C। जी सही बोले हैं। सी बोल रहे हैं हम। सी, हाँ सी ना? हाँ 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 सही है, सी क्या? सही है। हाँ ठीक। 11 नंबर क्वेश्चन देखिए। विच वेल हैज मोर डिस्चार्ज, सेलो वेल, डीप वेल, ट्यूब वेल? मोर डिस्चार्ज का बात हो रहा है तो कौन होना चाहिए अमन? सैलो ना? डीप डीप का होगा हाँ, deep well। ज्यादा। हाँ हाँ हाँ, क्रॉस सेक्शन का मैम कोई के रिलेशन नहीं था, डेप्थ का कोई रिलेशन नहीं था, लेकिन डिस्चार्ज का था हाँ। कि डीप वेल का ज्यादा होगा। 12 नंबर क्वेश्चन देखिए। हाउ मेनी टाइम्स रो वाटर इज टेस्टेड फॉर द ड्रिंकिंग पर्पस? एक बार लगता है करते हैं कि 2 बार, कि 3 बार, कि 4 बार? मेरे हिसाब से 3 बार करते हैं शायद। 3 बार। अनुज पाठक बताएंगे। मुझे तो 3 बार लग रहा है। कब कब करेंगे? एक बार टेस्टिंग से पहले और एक बार, लेकिन ड्रिंकिंग के लिए ना है। हाँ, आप ही बताइए, 2 आंसर ही आप बार ही ना समझाइए। करेंगे, 2 ही बार करेंगे, ट्रीटमेंट से हाँ, 2 पहले, बार। ट्रीटमेंट के बाद, ट्रीटमेंट के बाद। हाँ 2 ही बार 2 ही करेंगे। बार ना करेंगे। हाँ, कॉमन सेंस मैम के अनुसार है। करेंगे। 30 नंबर क्वेश्चन देखिए। साइज ऑफ डिजोल्व पार्टिकल इज, डिजोल्व पार्टिकल का साइज कितना होता है जो आप फिल्टर मीडिया में हटाते हैं? डिजॉल्व पार्टिकल ना है तो 10 टू द पावर हाँ। -6 से शायद ये होना चाहिए, 10 टू द -9 तक। -8 तक। हाँ अच्छा 8 तक आप लिखे हैं, ठीक है, हाँ, ये चलेगा। चलिए। सी 40 ऑप्शन। नंबर देखिए। टेस्टिंग ऑफ वाटर इज बेस्ड ऑन अ स्टेट ऑफ, आप जो वाटर का टेस्ट करते हैं, टेस्टिंग किस किस आधार पर करते हैं? इम्प्योरिटीज के आधार पर, कि वाटर के आधार पर, कि बोथ, कि नन? ये ऑप्शन बी हमको पता नहीं लग रहा है। वाटर का टेस्टिंग वाटर के आधार पे, क्या इम्प्योरिटीज के आधार पे तो समझ में आ रहा है कि करेंगे। हाँ, इम्प्योरिटीज के आधार पर ही करेंगे शायद। ऑप्शन हम देने में घबरा गए। ओ रेंज फॉर टेम्परेचर ऑफ फॉर ड्रिंकिंग वाटर कितना होना चाहिए? रेंज लिखे हैं ड्रिंकिंग वाटर का। हाँ, टेम्परेचर के लिए। सप्लाई के लिए तो पता था कि 10 से 20 डिग्री रखते हैं, लेकिन यहाँ पे ड्रिंकिंग वाटर का बता रहे हैं आप, तो वो तो 50 से 60 डिग्री होता है शायद से। क्या सी लग रहा है, क्या है? 15 डिग्री से 20 डिग्री? 10 से 20 डिग्री लिखा हुआ है। अकॉर्डिंग टू IS 10,500/2012 द टेम्परेचर ऑफ ड्रिंकिंग वाटर शुड बी 10 डिग्री सेल्सियस टू 20 डिग्री सेल्सियस। अब मैक्सिमम परमिसिबल है 25 डिग्री सेल्सियस। अगर 25 डिग्री मैम का अनुसार देखिए 10 से 20 ही है। हाँ, मैम के अनुसार। आगे बढ़े ना। इसमें एक पॉइंट और जोड़ना चाहेंगे। क्या? ये गेट एकेडमी वाली एक मैम है जो बताई हैं कि प्रत्येक 10 डिग्री सेल्सियस की इंक्रीज अगर टेम्परेचर में होगा ना तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म का ग्रोथ हो जाएगा, वो डबल हो जाएगा। हाँ 2 टाइम्स हो जाएगा, बिल्कुल सही बात है। 37 डिग्री फेवरेबल कंडीशन माना जाता है। हाँ 37 37 पे तो पीक पे पहुंचता है ना। फेवरेबल। हाँ हाँ, उस पे मतलब फिर उसके बाद मैक्सिमम, उसके बाद फिर कम होने लगता है। मतलब 37 जो है ना वो उसको क्या बोल सकते हैं, पीक बोल सकते हैं। पीक के इधर भी जाएगा तो कमेगा, उधर भी जाएगा तो कमेगा। तो आगे बढ़े ना। हाँ बढ़ते जाइए आप। हाँ, ट्रू कलर ऑफ वाटर इज ड्यू टू, किसके कारण होता है? सस्पेंडेड पार्टी के कारण, कोलाइडर पार्टी के कारण, डिजोल्व पार्टी का? डिजॉल्व ना है ट्रू कलर तो। चलिए, बहुत अच्छा। 70 नंबर क्वेश्चन। ट्रबिडिटी इन वाटर इज कॉज बाय, किसके कारण होता है? सस्पेंडेड पार्टी के कारण, कोलाइडर पार्टी के कारण, कि बोथ, कि नन? दोनों होना चाहिए मेरे हिसाब दोनों का कारण, दोनों।
दोनों। मैम के अनुसार दोनों। 80 नंबर, टर्बिडिटी ऑफ वाटर इज इनवर्सली प्रोपोर्शन, साइज ऑफ पार्टिकल डायरेक्टली प्रोपोर्शन होता है। बस दो ही दोनों है ऑप्शन है। तो ऑप्शन ए होगा, और क्या होगा? 90 नंबर, इंक्रीज इन जंक्शन टर्बिडिटी रॉड देन टर्बिडिटी इज इंक्रीज, डिक्रीज, इक्वल कि नन? डिक्रीज। कंफर्म है? हाँ जी, अगर बिल्कुल मान यही लीजिए बात। अगर ज्यादा गहराई तक दिख रहा है तो टर्बिडिटी हम्म। कम है ना। हाँ चलिए बिल्कुल सही है। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। हाँ मतलब बहुत साफ पानी लाइट का पास निकल करवाते हैं, हाँ हाँ हाँ, सही हाँ बात है, हाँ सही बात है। आगे। अगला क्वेश्चन बोलिए। 20 नंबर है, रेंज फॉर टर्बिडिटी ऑफ वाटर कितना होता है? 1 to 10 NTU, 5 to 10 NTU, 5 to 15 NTU, नन? मैं कौन सा टर्बिडिटी का बात कर रहे हैं? प्योर वाटर का, मतलब कि परमिसिबल लिमिट क्या बात हाँ कर रहे हैं क्या? परमिसिबल, हाँ हाँ वही परमिसिबल लिमिट। तो 5 1 to to 10 5। हाँ 5 to 10। अच्छा 5 to 10 NTU, ठीक है। 21, ऑर्डर ऑफ वाटर इज मेजर्ड बाय टेंटोमीटर, जंक्शन रॉड, नेफ्लोमीटर, ऑस्मोस्कोप। ऑर्डर किस? ऑर्डर है तो ऑस्मोस्कोप होना चाहिए मेरे। सही है। द रेंज फॉर NTO थ्रेशोल्ड ऑर्डर नंबर कितना होता है? मतलब परमिसिबल 1 to 3, 2 to 3, 3 to 5। 1 to 3 होना चाहिए, मन बोलो तो। 1 to 3 होना चाहिए। टेस्ट ऑफ वाटर इज एक्सप्रेस्ड इन TON थ्रेशोल्ड ऑर्डर नंबर में, कि FTN फेवरेबल थ्रेशोल्ड नंबर में, कि NTO, कि JTU, कि TCU, किस में एक्सप्रेस करते हैं टेस्ट ऑफ वाटर को? FTN। हाँ FTN में टेस्ट FTN लास्ट में जाके इक्वल और टू हो जाता है T1 के, इक्वल हो जाता है। ये TON इसका फुल फॉर्म क्या बताए थे? फेवरेबल थ्रेशोल्ड नंबर, FTN, वही इक्वल हो जाता है T1 के थ्रेशोल्ड ऑर्डर नंबर का। ठीक है यहाँ तक? अच्छा आगे बढ़े। हाँ ठीक है, 24 नंबर, बढ़िए। परमिसिबल लिमिट फॉर TDS टोटल डिजॉल्व सॉलिड कितना होना चाहिए? इसमें हम भी कंफ्यूज थे जी, बोलिए सलोनी। तो 100 में 1000 ppm मेरे हिसाब से तो होना चाहिए, लेकिन कंफ्यूज हम भी यहाँ पे। हम भी 1000 ही लिखे। 1000 लिखे हैं। लेकिन हम एक बुक में देखें 500 ppm होना चाहिए, लेकिन गेट एकेडमी मैम बोली हैं 500 ppm to 1000 ppm। तब किस पर मारे हैं समझ? अकॉर्डिंग टू परमिसिबल ना है यहाँ पे। हाँ मैम के अनुसार परमिसिबल चले अगर तो आप देखें 500 रेंज है। ppm। मैम 500 ही लिखवाई हैं, कोस्ट में हम जनरली 500 लिखे हैं। मैम के अनुसार, हमारे अपने मैम। हाँ मैम लिखवाई 500। तो मैम के अनुसार हमारे नंबर। 25 क्वेश्चन, एसिडिटी इन वाटर काउज, एसिडिटी के कारण क्या होता है? कोरोजन होता है, टर्बुलेशन, इंक्रस्टेशन, की A and B दोनों? हमको तो लगता है कि A और B होना चाहिए, लेकिन खाली ट्यूबरकुलेशन होता है, कोरोजन शायद अल्कलिनिटी के कारण होता है ना। एसिडिटी का भी कोरोजन होता है। कोरोजन तो होगा, लेकिन मेरा मानना है कि इंक्रस्टेशन जो है ना, वो टर्बुलेशन के दोनों इंटर रिलेटेड है शायद। इंक्रस्टेशन अल्कलिनिटी का कारण होता है। हाँ डी ही होगा। ठीक है डी मारेंगे। 26 नंबर, परमिसिबल लिमिट फॉर अल्केनिटी, अल्केनिटी के लिए परमिसिबल लिमिट कितना है? 200 mg लीटर, 150 mg पर लीटर, 250 mg पर लीटर।
अल्किनिटी के लिए लिमिट 200 mg per liter। सही है। 27 नहीं आता है। एल्किनिटी इन वाटर काउज। हम वही डाटा को लिखे हैं ना जो हम भूल जाते हैं जी, इसी के लिए हम लिखे हैं, ये सब भूल जाते हैं। सही लिखे हैं। 27 दिखिएगा। हाँ, उसमें तो याद ही रहेगा पीएच वैल्यू कितना होता है, क्लोराइड कितना होता है। जो याद नहीं रहेगा उसको लिखे हैं। 27 एल्केनिटी इन वाटर काउज। एल्केनिटी के कारण वाटर में क्या होता है? स्केलिंग होता है, इनकस्ट्रेशन होता है, कि बीटर इन एच टेस्ट होता है, कि ऑल होता है। पहला दोनों ऑल तो हुए लगता है कि करता है, होगा। तीसरा कंफर्म नहीं है, अगर ऑप्शन के अनुसार से ऑल होगा। ऑल होता ऑल होगा ना। अच्छा, इनकस्ट्रेशन वही ना होता है, मतलब जो रेडियस कम होता है। पाइप, हाँ मतलब पाइप का कैपेसिटी कम हो जाता है। हाँ 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 हाँ। स्केलिंग ट्यूबरकुलेशन वही और ना होता है। इनकंस्ट्रेशन, हाँ दोनों समझिए ना कि मतलब कि अंत में जाके एक ही ट्यूबरकुलेशन हो में जाता होता है। है फ्रिक्शन ज्यादा हो जाता है पाइप में, जिसके हेड लॉस हो जाता है। अच्छा हाँ हाँ, स्पाइक्स जैसा बन जाता हाँ है ट्यूबरकुलोसिस में, हाँ, ठीक बोल स्पाइक रहे हैं। से हाँ बन जाता है। हाँ, और स्केलिंग तो लेयर बन जाता है। 28 मतलब नंबर क्वेश्चन स्केलिंग देखिए। बार बार स्केलिंग होते होते इंक्रस्टेशन का फॉर्मेशन हो जाता है उसमें। हाँ, बोल सकते हैं। 28 नंबर क्वेश्चन, परमिसेबल लिमिट फॉर आयरन। आयरन के लिए परमिसेबल लिमिट कितना होना चाहिए वाटर में? ये बहुत भूल जाते थे हम। 0.3 से 0.5 तो होता है, लेकिन क्या इसमें आ रहा है? आयरन के लिए 0.3 होगा मेरे हिसाब से। हाँ, 0.3 होता है। मैग्नीज के लिए था 0.5। 0.05। 0. हाँ, नहीं यहाँ 0.05 मैग्नीज। 0.05। हाँ, डी ऑफ वाटर इज मेजर्ड बाय, किसके द्वारा मेजर किया जाता है? पोटेंशियोमीटर, हाँ, टिंटोमीटर, कि विंकलर मेथड, कि टाइट्रेशन मेथड? किससे मेजर करते हैं अमन, याद आ रहा है? रिंगलर लगा। हाँ, विंकलर मेथड के द्वारा किया विंकलर जाता है। मेथड का। हाँ, अच्छा विंकलर मेथड द्वारा। पढ़ेंगे, आगे पढ़ना है। मैम तो पढ़ा दी थी इसमें, लेकिन आगे सीवेज में पढ़ना है। अच्छा अच्छा, ठीक है, आगे देखेंगे हम लोग लेक्चर। समेशन ऑफ एल्यूमिनोइड ऑर्गेनिक नाइट्रोजन एंड अमोनिया नाइट्रोजन। जो फर्स्ट का जो नाइट्रोजन है ना, अमोनिया का दो कंपाउंड, वो दोनों का समेशन क्या कहलाता है? ए नंबर में देखिए तो इसको मैम प्रोनाउंसिएशन गजब की थी, हमको बोलने भी नहीं आ रहा है। जिंदाल नाइट्रोजन है और क्या? जेलडार नाइट्रोजन, हाँ, पार्शियल वही होगा नाइट्रोजन। आंसर भी। हाँ, वही होगा। बस इतना ही जिंदाल था। और अमोनिया नाइट्रोजन। और क्वेश्चन पूछा अमन, तुम जमा किए हो? चलो ठीक है, अब लेफ्ट करते हैं अब कल। और किन्हीं का क्वेश्चन है? अनुज, हम तो चलो, कल ग्रुप आपका में क्वेश्चन भेज है? दिए थे ना जी। एक उसको कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है। हाँ पूछो। कंफ्यूजिंग नहीं, पर मतलब समझ में नहीं आया हमको। मड बॉल्स में बी रिमूव्ड बाय ब्रेकिंग एंड वॉशिंग, फर्स्ट है। फिर सेकंड है वॉशिंग द फिल्टर विद द सॉल्यूशन ऑफ कॉस्टिक सोडा, और थर्ड है रिमूविंग, क्लीनिंग एंड रिप्लेसिंग द डैमेज्ड सैंड, या फिर ऑल ऑफ द अबव। मैड बॉल के बारे में तो पिछला दिन आया था एगो, लेकिन ध्यान में नहीं है, हाँ, नहीं बैक लिखते हुआ। वॉशिंग करते हैं ना, तो जो भी मतलब डर्ट रहता है वो मड बॉल की तरह फॉर्म कर जाता है। ऑप्शन तो रिपीट मड बॉल कीजिएगा की एक बार। तरह मड बॉल्स में बी रिमूव्ड बाय ऑप्शन ए ब्रेकिंग एंड वॉशिंग, बी है वॉशिंग द फिल्टर विद द सॉल्यूशन ऑफ कॉस्टिक सोडा, और सी है रिमूविंग, क्लीनिंग एंड रिप्लेसिंग द डैमेज्ड सैंड, और फोर्थ है ऑल ऑफ द अबव। ऐसे तो ऑल होना चाहिए, लेकिन अब ऑल ही होना चाहिए। आंसर क्या है हाँ, इसमें? आंसर भी ऑल ही है, ऑल ही आंसर। तो ये वॉशिंग द फिल्टर विद द सॉल्यूशन ऑफ कॉस्टिक सोडा, ये हम लोग करते हैं, ये हम पढ़े नहीं कहीं पे, इसलिए। करते होंगे, लेकिन जनरली नहीं करते होंगे।
हाँ, ऑल ही आंसर हम उसका। क्वेश्चन पूछते हैं जो कल ग्रुप में भेजे थे, ठीक ना? हाँ पूछिए ना आप। पूछिए। हाँ, वो तो एक बोल ही दिए थे कि 10 डिग्री सेल्सियस के इंक्रीज होता है तब माइक्रो ऑर्गेनिज्म का ग्रोथ डबल हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, टू रिकॉर्ड द आपका टेम्परेचर प्रेजेंट ऑफ नहीं हो रहा है बॉस, वाटर। प्रेजेंट कीजिए तब हम लोग देखेंगे। प्रेजेंट करेंगे तो आंसर भी पता लग जाएगा, बगल में आंसर भी लिख दिए हैं ना। अच्छा ठीक है पूछिए। हम क्वेश्चन पूछ रहे हैं, टू रिकॉर्ड द टेम्परेचर ऑफ वाटर एट अ सर्टेन डेप्थ कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज होता है? अगर सर्टेन डेप्थ पर, ऐसे तो पोटेंशियोमीटर। थर्मामीटर से यूज होता है। एक पोटेंशियोमीटर भी था। 15 मीटर से ज्यादा गहराई पर होता है तब ना पोटेंशियोमीटर का शायद यूज होता है। कुछ था ऐसे, ऐसे इसका आंसर होता है ब्रोकन कैपिलरी थर्मोमीटर। अच्छा, आप लोग ये चीज पढ़े हैं, ढेर सारा टाइप ऑफ वाटर होता है। कुछ होता है केमिकल वाटर, पोर्टेबल वाटर, पैलेटेबल वाटर, फिर कंटेमिनेटेड हाँ वाटर, हाँ। पॉल्यूटेड वाटर। ठीक है, तो पूछते हैं इससे रिलेटेड क्वेश्चन। वाटर दैट कंटेन्स हार्मफुल सब्सटेंसेज बट एस्थेटिकली लुक्स गुड, उसको कौन सा वाटर बोलते हैं? पैलेटेबल वाटर। पैलेटेबल वाटर होता है। अच्छा, प्योर वाटर जो एकदम प्योर होता है उसको उसका एक और नाम क्या है? होलसम पोर्टेबल वाटर। वाटर। वो तो फिर से मतलब बोलिए। दिखने में भी प्योर वाटर, एकदम प्योर जो होता है, प्योर वाटर को क्या कहा जाता है? प्योर वाटर इज केमिकल आल्सो वाटर नोन एज कहेंगे, केमिकल वाटर। केमिकल वाटर। ऑप्शन दिए थे क्या? हाँ, ऑप्शन नहीं, हम डायरेक्ट आंसर लिखे हैं। ओ, पोर्टेबल वाटर जो होता है ना, वो दिखने में भी अच्छा होता है और मतलब शुद्ध प्योर भी होता है। ये इससे प्योर कहने का मतलब है कि H2O का जो कॉम्बिनेशन है ना, मतलब अच्छा से है, ये इसका कहने का मतलब है। अगला है, वाटर डेट, ये तो इजी है, वाटर डेट कंटेन्स पैथोजेंस बट एस्थेटिकली लुक्स गुड इज नोन एज, वो वाटर जो दिखने में अच्छा हो बट वो पैथोजेंस होलसम वाटर कर कंटेन सकते हैं करता क्या है। उसको, होलसम वाटर? नहीं, ये तो इसको कंटेमिनेटेड वाटर बोलते हैं। अच्छा, जो कि होलसम कलर वाटर का तो पानी साफ देखते वाटर हैं। करते हैं। हाँ ठीक है हाँ, ठीक। साफ अच्छा हाँ, वाटर होलसम जो है, वाटर। हाँ कंटेमिनेटेड कॉन्टामिनेटेड वाटर, वाटर ही होगा, ध्यान नहीं आ रहा था। होलसम और कंटामिनेटेड। क्या? होलसम में होता है केमिकली नॉट प्योर बट डज नॉट कंटेन हार्मफुल सब्सटेंसेस। हाँ, अच्छा होलसम में, और पोर्टेबल को क्या कहेंगे? देखिए पोर्टेबल सुनिए तो हम बताते सेफ हैं। फॉर। पोर्टेबल और होलसम में भी रीचा मैम लगता है कि थोड़ा सा डिफरेंस करवा दी थी। अब हाँ, पोर्टेबल में डज नॉट कंटेन हार्मफुल सब्सटेंस फिट फॉर ड्रिंकिंग। और होलसम का क्या बताएं? पैथोजेंस नहीं होना चाहिए इसमें। केमिकली नॉट प्योर बट कंटामिनेटेड में पैथोजेंस होते हैं। अच्छा ठीक है, अगला हमको क्वेश्चन पूछिए। कंफ्यूजन था पॉल्यूटेड और कंटामिनेटेड में। हम सुनिए ना, हम बोलते जाते हैं सब एक एक करके, ठीक ना? अच्छा ठीक है। केमिकल वाटर, हाँ, केमिकल वाटर वो होता है जो मतलब कॉम्बिनेशन ऑफ, प्योर कॉम्बिनेशन ऑफ H2O होता है, इसको प्योर वाटर भी बोला जाता है, केमिकल वाटर को। अगला है पोर्टेबल वाटर, ये हार्मफुल सब्सटेंसेज कंटेन नहीं करता है और फिट फॉर ड्रिंकिंग भी होता है, ठीक है। और पैलेटेबल वाटर क्या होता है कि एस्थेटिकली लुक्स गुड बट मे प्रेजेंट हार्मफुल सब्सटेंसेज, देखने में अच्छा है लेकिन हो सकता है कि उसमें हार्मफुल सब्सटेंसेज हो। फिर अगला है होलसम वाटर, ये केमिकली प्योर नहीं होता है पर और हार्मफुल, लेकिन हार्मफुल सब्सटेंसेज कंटेन नहीं करता है, केमिकली नॉट प्योर, यानी H2O का कॉम्बिनेशन शायद नहीं अच्छा से रहता है। नहीं, केमिकल इम्बैलेंस कर सकते हैं इसमें कि हाँ, हाँ। अगला है मिनरल्स फिर वगैरह है, सही से नहीं है, ये बोल सकते हैं। हाँ हाँ, केमिकली नॉट प्योर होता है। अगला है पॉल्यूटेड वाटर, वाटर विच कंटेन्स हार्मफुल सब्सटेंसेज और लुक्स नॉट प्योर, यानी दिखने में भी खराब और उसमें खराब मतलब हार्मफुल सब्सटेंसेज भी है, वो है पॉल्यूटेड वाटर। कंटेमिनेटेड वाटर, वाटर विच कंटेन्स पैथोजेंस बट एस्थेटिकली लुक्स गुड, जैसे कि एग्जांपल देवे कि कूलर का पानी। फिर हाँ अगला है समझ मिनरल गए। वाटर, हाँ, मिनरल वाटर, वाटर विच कंटेन्स मिनरल्स लाइक कैल्शियम, फेरस, मैंगनीज अप टू अ परमिसिबल लिमिट, जो कि हमारे स्वास्थ्य के लिए लाभदायक हो, ये होता है मिनरल वाटर, ठीक ना?
हाँ ठीक और ठीक है, क्वेश्चन समझ है गए पूछे? हैं। और क्वेश्चन है तो पूछते जाइए। हाँ हाँ। परमिसिबल लिमिट ऑफ स्पेसिफिक कंडक्टिविटी ऑफ वाटर कितना होता है? परमिसिबल क्या बोले? परमिसिबल लिमिट ऑफ स्पेसिफिक कंडक्टिविटी। लिखे तो नहीं है इसको। बताएं हम। बताइए। स्पेसिफिक कंडक्टिविटी होता है किसके कारण? जो सॉल्ट प्रेजेंट होता है उसके कारण, यानी NaCl हाँ। के कारण। हम्म। तो हम चाहेंगे कि मेरे वाटर में NaCl प्रेजेंट हो। ऐसे तो प्योर वाटर ऐसे भी बैड कंडक्टर होता है, यानी कि वो तो इलेक्ट्रिसिटी हाँ, कंडक्ट भी नहीं तो करवाएगा। यानी स्पेसिफिक कंडक्टिविटी नहीं होना चाहिए, हाँ, यानी होना तो जीरो नहीं होना चाहिए। चाहिए। हाँ, परमिसिबल लिमिट जीरो होता है। इसके लिए एक और लिखे थे, जैसे टोटल डिजॉल्व सॉलिड निकालने का एक लंबा चौड़ा विधि है ना? हाँ, टोटल डिजॉल्व हम्म। सॉल्ट निकालने का ना। हाँ। हाँ हाँ, लेकिन एक शॉर्ट ट्रिक है टोटल डिजॉल्व सॉलिड निकालने के लिए। TDS कैन आल्सो बी एस्टिमेटेड क्विकली बाय मेजरिंग इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ऑफ वाटर यूजिंग कंडक्टिविटी मीटर। कंडक्टिविटी मीटर से कंडक्टिव ये स्पेसिफिक कंडक्टिविटी यानी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी निकाल लीजिए उसी से। ये TD एक फॉर्मूला होता है, शायद हम भेजे हैं, लिख लीजिएगा। TDS इज इक्वल टू होता है K इंटू EC। EC मतलब इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, और K मतलब कंडक्टिविटी मीटर कांस्टेंट होता है, जो कि वेरी करता है 0.65 से 0.7। ठीक ना? ये TDS निकालने का एक शॉर्ट फॉर्मूला है, K इंटू EC। अच्छा ठीक है, ध्यान में था लेकिन अभी उड़ गया था। और क्वेश्चन अच्छा पूछिए। ठीक। हाँ, टर्बिडिटी ग्रेटर देन डॉट 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 JTU कैन बी इजिली डिटेक्टेड बाय आई। यानी कि टर्बिडिटी कितना JTU से, अगर JTU से ज्यादा हो जाएगा तो नंगा आंख से दिख सकता है। 25 मेरे हिसाब से होना चाहिए। 25 पाँच ही होना लिखा हुआ चाहिए। है जी। 5 लिखा हुआ है, 5। हाँ, 5 ही होगा बॉस, 25 नहीं होगा। वही तो। 5 होगा। सही बात है, बढ़ेगा तो आप 5। घटेगा ना जी। 5 होगा, लेकिन 25 जेटीयू जो JTU। से ज्यादा मतलब नाप पाता है जेटीयू। ये था। 5 JTU लिखे हैं। लेकिन नेकेड आई से देखने के लिए 5 जेटीयू ही चाहिए। हाँ। अच्छा, ड्रिंकिंग वाटर के टर्बिडिटी नापने के लिए ऐसे तो और सब जो होता है कौन, ढेर सारा जो टर्बिडोमीटर होता है वो 25 हाँ कोई रहता है जो 25 से ज्यादा हाँ, नापता है। एनटीयू वगैरह रहता है। हाँ बोलिए। हाँ, तो कौन सा टर्बिडोमीटर होता है जो कि ड्रिंकिंग वाटर का टर्बिडिटी नापने के काम में आता है? नेफेलोमीटर का यूज करते हैं। हाँ, नेफ्लोमीटर, मतलब जैक्सन टर्बिडोमीटर और ये सब वाला ये सब का रेंज ही ज्यादा, जैसे कि देखिए, टर्बिडोमीटर। ऐसे भी देखिए ना कि 25 से जब नाप रहा है और 5 में हमारा टर्बिड अच्छा, हो हम जा लोग रहा है। 25 से ही कंफ्यूज हुए थे जी। हाँ, इसीलिए तो कंफ्यूज किया। 25 से नापना ही शुरू करता है जेटीयू, समझ रहे हैं। 25 से कम रहेगा उसका नाप नहीं पाइएगा आप। हाँ हाँ, तो परमिसिबल लिमिट हम लोग का 25 से नहीं ज्यादा नाप थोड़ी ना पाएगा है वो कि सब यूज जैक्सन करेंगे। टर्बिडोमीटर। वो सब आउटडेटेड हो गया है। नेफ्लोमीटर जीरो से कितना नापता है? हाँ, जीरो से कितना नापता है ये नेफ्लोमीटर? वो 0 से ही नापना शायद शुरू कर देता है ना। लाइट पे बेस्ड है नेफेलोमीटर। वो तो ना, हाँ, स्कैटरिंग। हाँ, लाइट स्कैटरिंग ऑफ लाइट। स्कैटरिंग पे ना बेस्ड हाँ है। हाँ, स्कैटरिंग पे बेस्ड है, और स्कैटरिंग ऑफ लाइट। वो सब एब्जॉर्प्शन पे शायद बेस्ड चलिए। था। ये किस पे? अच्छा, लाइट एब्जॉर्प्शन, लाइट हाँ, एब्जॉर्प्शन। लाइट एब्जॉर्प्शन पे। बाकी सब लाइट एब्जॉर्प्शन पे। अच्छा, ये है कि परमिसिबल लिमिट ऑफ pH इन ड्रिंकिंग वाटर, ये तो बहुत इजी है। 6.5 to 8.5। हाँ, ऐसे 6.6 भी कहीं कहीं होता है, फिर हाँ हाँ, 6.5, देता बहुत है। डेटा है। देखिए, सुपर सेट में रहेगा तो सेफ रहिएगा। हाँ 6.5 हाँ ले लिए उसको भी। हाँ। अच्छा, इफ टोटल हार्डनेस इज लेस देन और इक्वल टू एल्कलिनिटी देन कार्बन, ऑप्शन है, फिर से क्वेश्चन सुन लीजिए। इफ टोटल हार्डनेस इज लेस देन और इक्वल टू एल्कलिनिटी देन कार्बोनेट हार्डनेस इज इक्वल टू टोटल हार्डनेस, और कार्बोनेट हार्डनेस इज इक्वल टू एल्कलिनिटी। बस दो ही ऑप्शन है। कार्बोनेट, और क्या पहला ऑप्शन क्या था? पहला ऑप्शन था कि कार्बोनेट हार्डनेस इज इक्वल टू टोटल हार्डनेस। और सेकंड? क्वेश्चन सेकंड था कि कार्बोनेट हार्डनेस इज इक्वल टू एल्कलिनिटी। अगर जो टोटल हार्डनेस अगर लेस देन और बराबर हो एल्कलिनिटी के, तब कार्बोनेट हार्डनेस पर उसका क्या इफेक्ट पड़ेगा? ये गेट एकेडमी का है ये क्वेश्चन।
ये बताइए, इसमें कार्बोनेट हार्डनेस कंफ्यूजन है। टोटल हार्डनेस के बराबर होता है। और एक अगला ही क्वेश्चन है, दोनों कंफ्यूजिंग है, इसलिए तो क्वेश्चन लिखे थे कि इफ टोटल हार्डनेस इज ग्रेटर देन एल्कलिनिटी देन कार्बोनेट हार्डनेस इज इक्वल टू एल्कलिनिटी। अगर जो कम या बराबर हुआ टोटल हार्डनेस एल्कलिनिटी के, तो कार्बोनेट हार्डनेस टोटल हार्डनेस के बराबर हो जाएगा। लेकिन अगर जो टोटल हार्डनेस ज्यादा हुआ एल्कलिनिटी से, तो कार्बोनेट हार्डनेस एल्कलिनिटी के बराबर हो जाएगा। ठीक ना? हाँ ठीक है, इसको जरा एक बार लिख के याद करेंगे तब याद होगा। हम भेज दिए हैं ऐसे पीडीएफ। फिर है इफ नहीं, वो तो पूछ ही दिए। हाँ, द परमिशन लिमिट ऑफ लेड एंड आर्सेनिक इन वाटर कितना होता है? ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है कि परमिशन लिमिट कितना होता है लेड और आर्सेनिक का। नील होना चाहिए जहाँ तक पता है, अच्छा, क्यों होना चाहिए नील? क्योंकि क्या बोलते हैं, क्रॉनिक डिजीज के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। हाँ, तो और ये क्रॉनिक अंदर डिजीज का क्रोनिकल ये डिजीज ना। पॉइजन। हाँ क्रोनिकल, हाँ। हाँ, और ये क्या उस टॉक्सिक ये होता है अंदर जाके, टॉक्सिसिटी जनरेट करता है टॉक्सिकोसी तो। हृदय प्रॉब्लम हो जाएगा, किडनी का प्रॉब्लम हो जाएगा आपको। कार्डिक एंड किडनी प्रॉब्लम। फिर परमिसिबल लिमिट ऑफ डिजॉल्व गैसेज कितना होना चाहिए? 1 to 3। हाँ, डिजॉल्व, ये डिजॉल्व ऑक्सीजन नहीं, डिजॉल्व गैसेज लाइक CH4 H2S ये सब। अच्छा, आप नहीं डिजॉल्व पता। गैसेज और डिजॉल्व ऑक्सीजन दोनों को सेम का मानते हैं? नहीं, दोनों सेम नहीं है। नहीं, अलग हो। डिजॉल्व गैसेस का लिमिट तो नहीं पता है कितना होना डिजॉल्व चाहिए। गैसेज का लिमिट नील होना चाहिए, उसमें कोई भी गैस प्रेजेंट नहीं होना हाँ चाहिए। नील होना चाहिए, वही तो एरेशन इसीलिए तो करते हैं हम लोग। हाँ हाँ, इसीलिए तो सही बोले, एरेशन इसीलिए तो करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग नाइट्रोजन कंपाउंड इज मोर डेंजरस? ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है। पहला फ्री अमोनिया, दूसरा एल्बमिनाइड नाइट्राइट नाइट्रोजन। होना चाहिए। हाँ, नाइट्राइट्स ऑफ नाइट्रोजन एंड नाइट्रेट्स ऑफ नाइट्रोजन। क्या होना चाहिए? वही सी नाइट्राइट्स ना ना। हो। हाँ हाँ, हम इसका आंसर गलत लिख दिए, नाइट्रेट लिख दिए, बट अच्छा नाइट्राइट नाइट क्या होना चाहिए? नाइट्राइट्स होगा, उसका नील होता है ना, तो ज्यादा हाँ, डेंजरस है इसलिए तो नील है। और नाइट्रेट का होता है 45 ppm। काहे अरे होता है उसी से नाइट्राइट? तो ब्लू ब्लू बेबी सिंड्रोम इसी में ना था। हाँ, वो 45 से कम क्यों होना होता चाहिए। है? माउथ ये था, क्या बोलते हैं, टूथ पिकिंग वगैरह। क्योंकि मालूम है अनुज पाठक ले लेता है शायद। क्या, क्योंकि पार्सली डिकम्पोज को डिनोटेशन करता है नाइट्राइट। अगर पार्सली डिकम्पोज हो गया है तो नंबर ऑफ देखिए माइक्रो इस ऑर्गेनिज्म ये ज्यादा क्या करता है रहेंगे। ना कि बॉडी में जाने के बाद शायद ऑक्सीजन का ये, क्योंकि देखिए ना ऐसे भी तो नाइट्राइट है तो नाइट्रेट बनना चाहेगा, ऑक्सीजन इसको चाहिए। और बॉडी में हाँ, जाने के बाद ब्लड से ऑक्सीजन लेने लगता है और होल बॉडी को ब्लू कर देता है। हालांकि बच्चों पे ज्यादा असर इसका होता है। एडल्ट्स पे नहीं इसका असर उतना होता है। ऐसे भी देखिए ना, छोटा बेबी है तो उसका क्या होगा, वही, ब्लड भी कम रहता होगा, और ये यानी कुछ। डिनोट करता है कि मतलब अथी स्टार्ट हो चुका है जो आपका ऑर्गेनिक का क्या उसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं। डिकम्पोजिशन। वो डिकम्पोजिशन स्टार्ट हो चुका है। इसीलिए, और वो चाहेगा कि जितना से जितना ऑक्सीजन हम लें डिकम्पोज करने के लिए। इसीलिए अच्छा, सबसे मतलब सबसे अच्छा मतलब स्टेट कौन सा होता है? तो नाइट्रेट वाला का है कि ये अपना पूरा यूज कर चुका होता है। हाँ अब एक कल स्टेबल करें। कंडीशन कर सकते हैं। कल करना है क्या? हाँ, मेरे पास भी। बैटरी 5% ही है। अच्छा ठीक है, कल करते हैं। कल रेडी रहना पड़ेगा। और ठीक। ऑब्जेक्टिव है अनुज भाई। नहीं, बस इतना ही है, और हाँ बनेगा इतना ही। अभी आगे बढ़ेंगे तो। हाँ ठीक है, कल करते हैं ऑब्जेक्टिव। और मैम बोली है कि 2 दिन पहले इन्फॉर्म कर देंगे टेस्ट।